अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नवरसतुल लाइब्रेरी चैनल। तो बढ़ती अपने नावल की तरफ। वो अपने हाथों की लकीरों को देखने में मगन थी, यूं शायद कुछ तलाश करना चाह रही हो। पिछले 2 घंटों से वो एक ही हालत में खिड़की से टेक लगाकर खड़ी थी। ये कैसे हो गया था? इसने जो चाहा वो कैसे मिल गया? वो बेयकीन थी इसकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी, मगर किन हालात में हुई वो तकदीर के इस खेल को देखकर हैरान थी। क्या किस्मत ऐसे बदलती है? तो आरिश हसान, तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल भी हो गए किसी बिन मांगे दुआ की तरह। भी तो मेरी आंखों में ख्वाब की तरह उतरे थे तुम। वो खुद से ही हम कलाम थी। आरिशा हसान सबसे मकबूल चैनल का मशहूर मरूफ एंकर था, जिसका आजकल हर जगह चर्चा था। इतना हसीन व जहाँ से भरपूर, जिसकी जहानत पूरे मुल्क में मशहूर थी, आज वो इसका हो गया था। क्या वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की थी? अल्लाह ने इसकी सारी दुआएं सुन ली थी, या फिर एक नई आजमाइश इसकी ज़िंदगी में बाकी थी? ये तो वक़्त ही बताएगा। रात आस्ता आस्ता तारीकी में डूब रही थी और इसकी सोचें माजी में सफ़र कर रही थी। हसन साहब जब ऑफिस से आए तो साथ में आसमा और जरनाश को देखकर नायमा हैरान हुई। नायमा, जाओ पानी लेकर आओ, खाना भी लगवाओ, और हाँ, अनेक्सी साफ़ करवा दो। आज से ये लोग वहीं रहेंगे। नायमा फ़ौरन उठी। बेटा तुम परेशान मत हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हसन साहब ने परेशान सी जरनाश को अपने साथ लगाया। आसमा हसन की इकलौती बहन थी, जो इनसे हैसियत में तो कम थी, मगर अपने घर में खुश थी। लेकिन 2 माह पहले इनके शौहर का इंतकाल हो गया, तो लोगों ने इन पर ज़िंदगी तंग कर दी और हसन साहब बेखबर थे। वो तो आज आनिया के ने कॉल की तो वो अपने घर ले आए। इन्हें अफसोस भी था कि बहन को इस हालत में अकेला छोड़ा हुआ था। वो तो खबर रखते, मगर अचानक एक मीटिंग की वजह से मुल्क से बाहर ही थे, कल ही वापस आए थे। नाइमा बेगम ने खाना लगवा दिया था। हसन साहब ने इन्हें हकीकत से आगाह कर दिया था। वो भी आसमा और जरनाश की दिलजोई कर रही थी। वो लोग खाना खाने बैठे ही थे कि डाइनिंग हॉल में कोई दाखिल हुआ। हसन साहब फ़ौरन उठे। ओ माय जेंटलमैन, कैसा रहा इंटरव्यू? आने वाला आरिश हसान था। हसान का इकलौता बेटा, नीली जीन्स पर ब्लैक शर्ट पहने, जिसकी आस्तीन कोने तक मुड़ी हुई थी, चौड़ी पेशानी जिस पर कुछ बाल बिखरे हुए थे, और मगरूर खड़ी नाक चेहरे पर सज रही थी। हल्की हल्की दाढ़ी और डार्क ब्राउन ज़हीन आंखों में बेपनाह चमक थी। वो वाकई किसी रियासत का शहजादा ही लग रहा था, बिल्कुल शानदार, आपके बेटे की तरह। वो अब मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठ रहा था और हैरान नज़रों से इन्हें देख रहा था। अपनी खुशी में इसने इस तरफ देखा ही नहीं था। हसन साहब को भी अभी ख्याल आया। बेटा, पुप्पो से मिलो। अस्सलाम वालेकुम, गंभीर लहजे में सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? कितना बड़ा और कितना खूबरू हो गया है भाई साहब। आसमा, जो इतनी देर से खामोश थी, अपने भतीजे पर निहाल हुई जा रही थी, और जरनाश गुस्से से बीचों ताप खा रही थी। दिल चाह रहा था कि अम्मी को चुप करवा दे। जिन मौसम की तारीफ में वो ज़मीन आसमान एक करी थी, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बड़े मज़े से फ़ोक में कबाब का टुकड़ा फंसा रहा था। हसन साहब और नायमा बेटे की तारीफ में मुस्कुरा रहे थे। जरनाश इस मगरूर से इंसान को शख्स को दिल में ही बहुत कुछ बोल चुकी थी। टॉम क्रूज़ का छोटा भाई समझता है खुद को, और वो टॉम क्रूज़ का छोटा भाई नैपकिन से मुंह साफ करके उठ रहा था। ठीक है पुप्पो, बाद में मुलाकात होती है, मुझे कुछ काम है। और पुप्पो इतनी सी ही बात पर निहाल हो गई। ठीक है बेटा, जाओ। नामा भी उठने लगी। मैं ज़रा कमरा सेट करवा के आती हूँ। अब हसन साहब जरनाश की तालीम के बारे में पूछ रहे थे। अलार्म की आवाज़ से इसकी आँख खुली तो टाइम देखा। दूर से अजानों की आवाज़ें आ रही थी। जल्दी से बिस्तर से उठी, वज़ू किया, जाए नमाज़ बिछाकर खड़ी हो गई। नमाज से फारिग हुई तो किचन से आती आवाज़ से समझ गई कि अम्मी उठ चुकी हैं। इसका रोज़ का मामूल था कि नमाज अदा करने के बाद सूरह यासीन की तिलावत करती और सुबह की पहली किरण को देखती, शबनम के कतरों की नमी को महसूस करती, अपने ही घर के छोटे से आंगन में चहलकदमी करती और अपनी आंखों में बहुत से ख्वाब बुनती। ये जाने बगैर कि कुछ ख्वाबों की तबीर बहुत भयानक होती है, और आज इसके सारे ख्वाब बिखरे पड़े थे। आज इस नई जगह में इसकी पहली सुबह थी। वो चहलकदमी करने की घर से लॉन में निकल आई। अपने छोटे से आंगन को देखकर वो अक्सर सोचा करती थी कि काश वो हरे भरे घास की नमी को महसूस करे। कभी कभी ये शिकवे रोज़ ज़ोर से करती तो अब्बू खफा होते। जरनाश, बहुत बुरी बात है बेटा, अल्लाह को बात बात पर शिकवा करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। अब्बू की याद आते ही इसकी आंखें नम हो गई। इसे अपना छोटा सा घर याद आए, जहाँ थोड़ी बहुत परेशानी सही मगर खुशी और सुकून था। अपना घर और बाप का साया था। पल भर में सब खत्म हो गया था। बाप के इंतकाल के बाद लोगों के असल चेहरे सामने आ गए थे। अपने ही घर से दरबदर होना पड़ा।
जरनाश क्या कर रही हो, बाहर आ जाओ। अम्मी की आवाज़ पर वो ख्यालों से चूकी और जल्दी से किचन से मोहल्ले के लॉन्च में आई जहाँ मुलाजमा नाश्ता रख रही थी। दोनों खामोशी से नाश्ता कर रही थी। जरनाश नाश्ता कर लो, फिर हसान भाई से तुम्हारे एडमिशन की बात करूँगी। आसमा ने कहा, अम्मी इनके बेटे का बिहेवियर कुछ अजीब नहीं था, आपकी तारीफ़ पर शुक्रिया भी नहीं कहा कि अब बेटा इसकी आदत है, खामोश तबीयत का बच्चा है और फिर हम लोगों का आना जाना ही कम था, इतनी मुलाकात ही नहीं हुई, इसलिए थोड़ा चुप था। अम्मी हम यहाँ कब तक रहेंगे, काश मैं आपका बेटा होती तो आपको परेशानी नहीं होती क्या, बाप के चले जाने से सारे लोग बदल जाते हैं। आखिरी बात करते हुए इसकी आवाज़ रंध गई थी। आसमा फ़ौरन उठी और गले से लगा लिया। बेटा ऐसा नहीं कहते, हमें लोगों से करना भी क्या है, अल्लाह है ना हमारे साथ, फिर किसी की क्यों फ़िक्र करें। हाँ अल्लाह तो है, इसी ने तो इसको गलत और सही लोगों से महफूज रखा, वरना घर के लालच में लालची ताया इसके अपने आवारा 35 साला शादीशुदा बेटे से शादी कर रहे थे, जिसकी बीवी 2 साल पहले इसे छोड़कर जा चुकी थी। तब भी इसने हसान मामू को कॉल करके सूरत हाल बताई और आज वो यहाँ थी। पता नहीं अब यहाँ कब तक रहना है और ज़िंदगी किस तरह गुजरेगी। वो नाश्ते के बर्तन धोते हुए मुसलसल सोच रही थी। आसमान अंदर कमरे में अपना सामान सेट कर रही थी कि अचानक बेल हुई तो हसान साहब और नामा अंदर आए। वो इसका एडमिशन फॉर्म लाए थे। नामा भी दोनों से मुख्तलिफ सवाल कर रही थी। फिर वो दोनों थोड़ी देर बैठे और चले गए। जरनाश का एडमिशन हो गया था, वो बीए कर रही थी। रोज़ कॉलेज इसको हसान साहब खुद छोड़ते क्योंकि इनका दफ्तर रास्ते में पड़ता था और वापसी ड्राइवर ले आता। ज़िंदगी एक नए तरीके से शुरू हो चुकी थी। इस दौरान हसान साहब से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसकी पढ़ाई का पूछना, रोज़मर्रा की बातें करना। टॉम क्रूज़ के छोटे भाई से इसकी फिर मुलाकात नहीं हुई। हाँ कभी कभी बालकोनी से इसे नज़र आ जाता था। इसने अम्मी से सुना था कि किसी चैनल में टॉक शो करता है, मगर इसने अब तक नहीं देखा था। अभी भी अपने कमरे की बालकोनी के पास अपनी किताब लेकर खड़ी थी कि नीचे नज़र पड़ी तो वही टॉम क्रूज़ का भाई मतलब आर्श हसान गाड़ी से उतरा। इसके साथ कोई लड़की भी थी, शायद इसकी कज़न थी, खाला की बेटी। अब वो किसी बात पर मुस्कुरा रहा था। इसके बाएं गाल पर पड़ने वाला डिम्पल गहरा हो गया। क्या कोई इतना मुकम्मल हो सकता है। जरनाश की नज़रें वहीं टिकी थी। अब वो वहाँ से जा चुका था, मगर जरनाश के दिल में रह गया था। ये क्या हो रहा था, इससे जो भी हो रहा है बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। आनिया किचन में थी, मगर सोच एक्सी के बराबर दूसरे पोर्शन में घूम रही थी। इसको शुरू से मामू की फ़ैमिली पसंद थी। हसान साहब ने अपने लेदर का कारोबार शुरू किया था जो तरक्की करता फैलता चला गया और वो एक बिजनेसमैन भी बन गए। इसी दौरान उन्होंने अपनी बहन की शादी हैदराबाद में कर दी, जो माली एतबार से कमज़ोर थे मगर अच्छे इंसान थे। हैदराबाद से कराची के सफ़र की वजह से इनकी मुलाकात कम होती थी। फिर जरनाश की तालीम की वजह से जाना कम हो गया था। कभी हसान साहब ही आकर मिल लेते। फिर आरिश मास कम्युनिकेशन की डिग्री के लिए लंदन चला गया। इसलिए आरिश को वो अब देख रही थी। जब से वो यहाँ आई थी आरिश एहसान इससे बहुत मरगूर लगा था। एक तो इससे सामना बहुत कम होता था और वो कभी नज़र आता भी तो मुकम्मल ताल्लुक़ रहता। ये अपने आप में रहने वाला लड़का कब इसके दिल में आ बसा, इसे खबर भी नहीं हुई। अचानक इसको होश है तो 12 बज चुके थे। कल इसका टेस्ट था और अब तक तैयारी नहीं की थी इसकी। आजकल इसके साथ यही होने लगा था। कब वो आरिश एहसान को सोचने लगी थी, इसे पता भी नहीं चलता। आरिश एहसान इसकी ख्वाहिश बनने लगा था। ज़रूरी नहीं हर ख्वाहिश पूरी हो, कुछ ख्वाहिशें हमारे दिल में हसर बनकर रह जाती हैं, लेकिन इंसान के बस में कब होता है कि किसी को दिल से निकाला जाए या बसाया जाए। वो किचन में ही थी कि आसमा की आवाज़ आई। वो जब कमरे में गई तो उसकी चीख निकल गई। आसमा बेहोश पड़ी थी। अम्मी क्या हुआ है? अम्मी आंखें खोली। इसकी समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो हॉस्पिटल की राहदारी में बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। या अल्लाह मेरी अम्मी को बचा ले, या अल्लाह मेरी अम्मी को कुछ ना हो। इसे ऐसा लग रहा था कि वो अकेली रह गई है। अम्मी भी नहीं रही तो मैं क्या करूँगी, रह कर बस कर दो बेटा, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, दुआ करो सब ठीक होगा। हसान साहब ने इसके सर पर हाथ रखा। आपके मरीज़ को होश आ गया, हल्का सा अटैक था, अब वो ख़तरे से बाहर हैं, आप मिल सकते हैं। डॉक्टर ने ये खबर सुनाई तो जरनाश की जान में जान आई। इस वक्त तो वो दोनों आसमा के पास थे। भाई साहब मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा, मुझे लगता कि अब मेरे पास और मोहलत है। आसमा बोल रही थी और इनकी बात पर जरनाश तड़प कर रह गई। ऐसा मत कहो आसमा, बच्ची को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम ठीक हो जाओगी। नहीं भाई मुझे पता है मैं नहीं रह सकती, आप मुझसे एक वादा करें भाई, 2 दिन में जरनाश की शादी कर दे। मैं इसकी खुशी देखकर मरना चाहती हूँ ताकि मुझे सुकून मिल सके। आसमा रो रही थी। आसमा कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं भाई साहब आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे। आसमा खुद भी रो रही थी और इन दोनों के आंसू भी नहीं रुक रहे थे। अच्छा तुम ठीक हो जा, मैं जरनाश का निकाह आरिश के साथ कर दूंगा। मैं तुमसे आरिश के लिए जरनाश का रिश्ता मांगता हूँ। जरनाश बेयकीनी के आलम में हसान साहब की तरफ देख रही थी, जबकि आसमा की तो जैसे दिली मुराद पूरी हो गई थी। इनकी ख्वाहिश की इंतहा नहीं रही। सच कह रहे हैं भाई, मुझे बहुत खुशी है, बस तुम जैसे ही घर चलोगे मैं इन दोनों का निकाह करवा दूंगा। फिर जरनाश की तलीम मुकम्मल के बाद धूमधाम से रुखसती हो जाएगी। हसान साहब ने आसमा से वादा किया, भाई साहब मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आसमा
मशहूर थी। कैसी बातें कर रही हो आसमा, जरनाश मेरी भांजी है, बेटी है, वो मेरी इसके मुस्तकबिल का सोच रहा, मेरा फ़र्ज़ है, मैं अपनी बेटी ले रहा हूँ, बस अब कोई बात नहीं, जल्दी से ठीक हो जाओ। हसन साहब ने आसमा को मोहब्बत से कहा। भाई भाभी से पूछा आपने, और आरिश क्या वो मान जाएगा? आसमा के चेहरे पर खौफ था। अगर आरिश ने मना कर दिया तो? नहीं आसमा, तुम इनकी फ़िक्र ना करो, वो मेरा मसला है, तुम निकाह की तैयारी करो। हसन साहब ने हुक्म दिया। जरनाश इनकी बातों के दरमियान खामोशी से उठकर बाहर आ गई थी। फिर आसमा हॉस्पिटल से घर आ गई थी। अभी तबीयत भी संभल गई थी। जरनाश बालकोनी से खड़ी अपनी सोचों में उलझी हुई थी। आसमा दवाई लेकर सो रही थी। कितनी अजीब बात है, जो इसके नज़दीक नामुमकिन था वो मुमकिन हो रहा था। इसके दिल ने नए अंदाज में धड़कना शुरू किया था। इसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था किसे खुश होना चाहिए या गमज़दा। वो आरिश, वो क्या ये फ़ैसला कबूल कर लेगा? इसने तो इससे कभी बात भी नहीं की थी। इसने खुद भी कभी कोई कोशिश नहीं की। एक तो वो इसकी वजाहत से मरगूब भी थी और इसकी फ़ितरत में भी झिझक थी। इसके अंदर एतमाद की बहुत कमी थी और गर्ल्स स्कूल और कॉलेज लेने की वजह से भी मर्दों से बात करने की आदत नहीं थी। और आरिश वो इससे बात क्यों करता? वो तो आनिया जैसी लड़कियों के साथ ही अच्छा लगता है। आनिया भी शफाफ रंगत की हसीन लड़की थी, जबकि वो खुद क्या थी? ये ख्याल आते ही वो आईने के सामने खड़ी होगी। गंदमी रंगत पर स्याह पड़ी बड़ी बड़ी आँखें, जिनमें पलकों की झालर गिरी पड़ी हुई थी। क्या थी वो एक आम सी लड़की? और आरिश हसन जिसकी ख्वाहिश ना जाने कितनी लड़कियां करती थी। इन्हीं सोचों में गर्क थी कि हसन की आवाज़ आई। जल्दी से अपना दुपट्टा दुरुस्त करते हुए वो कमरे से निकल गई। जी पापा, आपने बुलाया? स्टडी रूम में वो दाखिल हुआ, जहां हसन और नाइमा दोनों मौजूद थे। हाँ बेटा बैठो, हसन साहब ने कहा जो इसी इंतज़ार में थी। इस वक्त तो वो ट्राउज़र और वाइट शर्ट में मलबूस था। बाल माथे पर बिखरे हुए थे, आंखें नींद और थकन की वजह से सुर्ख हो रही थी। नाइमा अपने बेटे को देख रही थी। कितना मुकम्मल था इनका बेटा, वजह से भरपूर। क्या हसन साहब जो फैसला कर रहे हैं वो ठीक है? वो यही सोच रही थी कि हसन बेटे से मुखातिब हुए। आरिश ये बताओ, आज तक तुमने जो भी फ़ैसला लिया अपने लिए, मैंने तुम्हें मना किया? तुम जर्नलिज्म लेना चाहते थे, मैंने कुछ नहीं कहा, जबकि मैं चाहता था तुम बिज़नेस की डिग्री लो। फिर तुमने मीडिया ज्वाइन कर लिया, मैंने करने दिया, जबकि मुझे अब बिज़नेस संभालने के लिए बेटे की ज़रूरत थी। लेकिन मैं चाहता था मेरा बेटा अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारे। मैंने कोई भी फ़ैसला तुम पर ज़बरदस्ती नहीं सौंपा, लेकिन मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी का फ़ैसला करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा फ़ैसला कबूल करोगे? आखिर में उन्होंने अपने इकलौते सपूत को आसमानी नज़रों से देखा, जो खामोशी से इनकी इस तहमीद को समझने की कोशिश कर रहा था। और दिल में शर्मिंदा भी था कि वाकई इसने हमेशा अपने फ़ैसले खुद लिए थे और बाप ने कभी भी मुखालफत नहीं की थी। बाबा, आप जो भी फ़ैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। मैं आपकी बात से इनहराफ कैसे कर सकता हूँ? आरिश ने सर झुकाकर फर्माबरदारी से कहा। बेटा, आप पहले पूरी बात तो सुन लो, जज्बात में फ़ैसला ना करो। नैमा जो इतनी देर से खामोश थी बोली। हसन साहब एक नज़र इनको देखकर अपनी बात दोबारा शुरू कर चुके थे, जबकि नैमा शोहर की नज़रों से खाइफ होगी। बेटा, मैं तुम्हारी शादी जरनाश से करवाना चाहता हूँ। ये एक जुमला था, लेकिन इस जुमले से इसके अंदर धमाके होने लगे थे। अजीब बेयकीन नज़रों से बाप को देख रहा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वाले साहब ने इसे चारों तरफ से ऐसे घेरा कि इसके पास फरार का कोई रास्ता नहीं बचा था और नाफरमानी इसकी तरबियत में शामिल नहीं थी। बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता। सच था कि इसके वालिदैन ने कभी इससे कुछ नहीं मांगा और आज पहली बार वो इसकी तरफ से आज से देख रहे थे। वो इन आंखों को नाउम्मीद नहीं कर सकता था। इसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और अहम फैसला बाप की मोहब्बत में कर दिया। इसके पास हाँ के सिवा कोई चारा नहीं था। इसके इकरार के बाद हसन साहब ने खुशी से बेटे को गले से लगा लिया। ये हुई ना बात, मेरे बेटे ने मुझे अपना कर्जदार कर दिया। वो खामोशी से लब नीचे खड़ा था, जबकि नैमा हैरान और परेशान थी। उन्होंने शोहर से एहतजाज करने की कोशिश की थी, लेकिन इनके शोहर के आगे कभी नहीं चली, तो आज कैसे सुन लेते हैं? एहसान मोहब्बत करने वाले शोहर ज़रूर थे, मगर अपने फ़ैसलों में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते थे। नामा को लगा शायद आरिश ना माने, मगर हसन साहब ने बात इस अंदाज में की कि इनकार की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए उन्होंने भी चुप सदा ली। वो अपनी बहन की बेटी आनिया से आरिश की शादी करवाना चाहती थी, क्योंकि आनिया आरिश को पसंद करती थी और आरिश की भी अच्छी दोस्ती थी, मगर इसने ऐसी बात नहीं की थी कभी। अब नैमा अपने शोहर की मर्ज़ी में राज़ी थी। इन्हें जरनाश से कोई ज़ाती पुरखाश नहीं था। जरनाश और आरिश का निकाह था। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि जरनाश को सोचने का मौका ही नहीं मिला। घर में सादगी से निकाह का इंतजाम हसन साहब के लॉन में किया गया था और छोटा सा स्टेज भी बनाया गया था, जहां जरनाश स्टाइलिश और थोड़े से काम वाले पिंक कलर के फ्रॉक में बैठी थी और दिल अनजानी सी खुशी से धड़क रहा था। निकाह के बाद थोड़ी देर के लिए आरिश को बुलवाया गया था, साथ तस्वीरें ली गई थी, फिर उठकर चला गया। इसके शो का टाइम हो रहा था। जरनाश के समाते किसी सरगोशी की मुंतज़िर रही, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारी खुशी में ओस पड़ गई। इसको लगा था कि आरिश की मर्ज़ी और खुशी शामिल है, मगर आरिश के अजनबी रवैये ने खुशफहमी से निकाल दिया। अचानक वो अपनी सोचों से बाहर आई। वक्त देखा तो आधे से ज़्यादा रात बीत चुकी थी। अभी भी वो खिड़की से टेक लगाए खड़ी थी। फिर वो बिस्तर में
आ तो गई मगर वो उसे सोचने से सोने नहीं दिया। रात जितनी रौनक वाली थी, सुबह इतनी भयानक। आसमान शायद अपनी बेटी की खुशी देखने के लिए रुकी हुई थी। अपनी बेटी के फ़र्ज निभाते ही उन्होंने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। जरनाश के लिए गहरा सदमा था। अभी तो वो आरिश की बेरुखी का गम नहीं मना पाई थी कि ज़िंदगी ने एक और इतना बड़ा गम दे दिया था। आज आसमा की मौत को हुए चौथा दिन था। जरनाश की 3 दिन की बेहोशी के बाद आज हालत बेहतर थी। कमरे में लेटे हुए अपने गुजरे हुए माहों साल को सोच रही थी, क्या मेरी तरह कोई बदकिस्मत होगा? बचपन से भाई बहन जैसी नेमत से महरूम रही, फिर बाप भी चला गया तो माँ ने भी जल्दी की जाने में और इसे इस शख्स के साथ बांध दिया जिसने इसे तसल्ली के 2 लफ्ज़ भी नहीं बोले थे। वो इससे और क्या उम्मीद कर सकती थी। 2 आंसू इसकी आंखों से निकलकर दुपट्टे में जज़ब हो गया। अचानक इसे महसूस हुआ कि कोई पास खड़ा है तो देखा एहसान साहब थे। वो जल्दी से उठकर बैठी और आंसू पूछे, बेटा अपना सामान रख लो, अब हमारे साथ नहीं। बेटा अपना सामान रख लो, अब हमारे साथ तुम्हें रहना होगा। अकेली यहाँ अकेली कैसे रहोगी? एहसान साहब ने इसके सर पर हाथ रखा और चले गए। नया ठिकाना, नई आजमाइश। वो गहरी सांस लेकर इनके पीछे चल दी। कहाँ गायब हो मेरे यार? आज का कल तो नजर ही नहीं आ रहे। आरिश बहुत दिनों बाद जिम गया था तो तीनों ने इसे घेर लिया। आनिया, आरिश, जुबैर और बिलाल चारों यूनिवर्सिटी फेलो थे, अच्छे दोस्त भी थे। जबकि आनिया से कज़न का रिश्ता भी था, तभी इसकी बनती थी और इसमें आनिया का ज़्यादा हाथ था। हर जगह हर वक्त आरिश के साथ रहती थी। आरिश को बेपनाह वजाहत ने थोड़ा मगरूर भी बना दिया था, इसीलिए किसी को कम ही लिफ्ट करवाता था। आनिया आरिश के निकाह से बेखबर थी। वो अपनी बहन के पास दुबई गई हुई थी जिसकी वजह से इसको निकाह का इल्म ना हो सका। आनिया की मामा ने भी नहीं बताया क्योंकि वो जानती थी कि बेटी को तकलीफ़ होगी। बल्कि आरिश के किसी दोस्त को मालूम ना हो सका, सिर्फ ज़ुबैर को पता था क्योंकि वो इसके बचपन का गहरा दोस्त था। आरिश, मैं कल से आई हूँ और तुमने मुझे एक कॉल भी नहीं की। अपने शोल्डर कट बालों को एक हाथ से झड़कते हुए वो एक अदा से बोली, तो पहले कौन सा तुम्हारे साथ रोज़ कॉल पर बिजी रहता था? ज़ुबैर ने बोलकर बिलाल के हाथ पर हाथ मारा, जबकि आरिश वही कातलाना बेनियाज मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए खड़ा था और बाएं गाल पर डिंपल गहरा था। आनिया का चेहरा गुस्से और खफत से सुर्ख हो गया था। मुझे लगा शायद मैं दूर थी तो तुमने मुझे मिस किया हो। वो अब अपना रुख दूसरी तरफ फेर चुकी थी, जबकि आरिश को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। हाँ यार, सुना था तुम्हारी पप्पो की डेथ हो गई है। बिलाल ने बात बदली क्योंकि माहौल ख़राब ना हो। हाँ, मुझे भी मम्मा ने बताया था। वो अफसोस हुआ बहुत। आनिया ने जैसे ताज़ियत करके जान छुड़ाई। तुम्हें और कुछ नहीं बताया तुम्हारी मम्मा ने? ज़ुबैर ने तंज़िया आनिया से कहा। वो आनिया को ख़ास पसंद नहीं करता था, जो बिला वजह आरिश के गले का हार बनने की कोशिश करती थी। क्या बताना था इनको? आनिया ने चूंकि ज़ुबैर और आरिश की तरफ देखा, जबकि बिलाल भी तजस्सुस से इनकी तरफ मतवज्जो हुआ और आरिश बेनियाजी से टेबल पर पड़ा गिलास घुमा रहा था जैसे किसी और के बारे में बात हो रही हो। यही कि आरिश का निकाह हो गया इसकी कज़न से। ज़ुबैर ने जैसे धमाका ही तो किया था और आनिया बेयकीन नज़रों से आरिश की जानिब देख रही थी। तुम मजाक कर रहे हो? आरिश ये क्या कह रहा है? तुम क्यों चुप हो? आनिया अपने आंसू रोकने की कोशिश में हलकान हो रही थी। सच कह रहा है, ये पापा ने मुझसे पहली दफ़ा कुछ मांगा था और मैं इनकार नहीं कर सका। आनिया से इसको मोहब्बत नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि आनिया इसके लिए पागल है। कुछ भी हो, इससे अफसोस हो रहा था आनिया की हालत पर, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। और इसने आनिया से ऐसी कोई बात नहीं की थी जो वो लड़की इतनी उम्मीदें लगा बैठी थी। आनिया फ़ौरन वहाँ से उठकर चली गई, जबकि ज़ुबैर को खुशी हुई। इसके ख्याल में आरिश के लिए आनिया जैसी लड़की नामुनासिब थी। वो गई तो बिलाल फ़ौरन आगे आया। अरे वाह, क्या न्यूज़ है? चलो आरिश, तुम मजाजी खुदा के ओहदे पर फाइज हुए हो, ट्रीट तो बनती है। बिलाल लाबाली सा लड़का था, वो बस लाइफ को एंजॉय करना जानता था। ये तुम क्या आज उर्दू दान बने हुए हो? इतनी खालिस उर्दू, मजाजी खुदा, ओहदा फ़ाइज़। वाह वाह। ज़ुबैर अपना सर धन रहा था इसकी उर्दू पर। बिलाल ने मुंह का जाविया बिगाड़ कर कहा, कल दादा जान के पास गया था, इनके पास कोई किताब थी। कहने लगे कि पढ़कर सुनाओ, तो बस 2 घंटे तक पढ़ा, अल्फाज जहन में रह गए। बिलाल के कहने का अंदाज़ इतना मासूमाना था कि ज़ुबैर और आरिश का कहका बेसाख्ता निकला। जरनाश को यहाँ आए 1 हफ्ता हो चुका था। इस दौरान आरिश से इसकी मुलाकात नहीं हुई। वो मसरूफ़ रहता और जब घर आता तो जरनाश खुद को मसरूफ़ कर लेती। ये ठीक है कि पहली बार आरिश के लिए इसका दिल ज़रूर धड़का था, मगर ये सोच के आरिश ने ज़बरदस्ती निकाह किया वो राज़ी नहीं था। जरनाश को ज़िल्लत में धकेल देती। ठीक है, वो खूबसूरत नहीं थी, मगर इतनी बुरी नहीं थी कि कोई ज़बरदस्ती इससे रिश्ते पर राज़ी हो। अगर इसे मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं भी इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि इसके आगे पीछे फिरूँ। इसकी अना आगे आ गई और मोहब्बत कहीं पीछे रह गई। आज नाश्ते की टेबल पर आई तो वो नज़र आया। लगता है टॉम क्रूज़ के छोटे भाई को आज कोई काम नहीं जो घर पर नज़र आ रहे हैं। आओ बेटा, खड़ी क्यों हो? हसन साहब की नज़र पड़ी तो फ़ौरन से बुलाया। वो चूंकि और जल्दी से अंदर आई क्योंकि फ़रार अब नामुमकिन था। सब इसकी जानिब मतवज्जो हो गए। आरिश एक नज़र देखने के बाद दोबारा नाश्ते में मसरूफ़ हो गया, जबकि जरनाश को नाश्ते के लज़्ज़ात देने लगी। नाइमा का रवैया इसके साथ बेहतर था, ना ज़्यादा
अच्छा ना बुरा, इसकी ज़रूरत का ख्याल रखती मगर कभी बैठकर बात नहीं की। वो खुद भी सोशल वर्क में मसरूफ़ रहती। जरनाश बेटा, आज आपका यूनिवर्सिटी में पहला दिन है, घबराना नहीं और तुम्हें आरिश छोड़ देगा। आरिश, इसको डिपार्टमेंट तक छोड़कर आना, सही से गाइड कर लेना। आरिश ने इस बात में सर हिला दी। इसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था, अब वो अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो चुका था, मतलब कि इसके उठने का इंतज़ार कर रहा था। हो तो मौज़ूफ़ को पहले से पता था कि मेरे साथ जाना है, तभी घर पर नज़र आ रहे थे। यही सोचते हुए वो भी उठ गई। अच्छा मामू मामी चलती हूँ। जरनाश खुदाफिज़ कहती हुई आगे निकल गई। आरिश हो जो मोबाइल पर मसरूफ़ था चूक कर खड़ा हुआ। क्या लड़की है, इसके साथ जाना है, इससे ही बगैर इतला दिए निकल गई। वो खड़ा सोच रहा था। जाओ बेटा, वहाँ इंतज़ार करी है। वो हसन साहब इसे होश में लेकर आए। जब वो पोर्च में पहुंचा तो मोहतरमा वहीं खड़ी थी। लेमन कलर की घुटनों तक आती फ्रॉक और सर पर लेमन कलर से ही सलीके से स्टाइलिश तरीके से स्कार्फ सजाए, चेहरे पर हल्की सी नेचुरल कलर की लिपस्टिक लगाए खड़ी थी। गंदमी रंगत पर सादगी और मासूमियत इसे जाज़बे नज़र बना रही थी। आरिश हैरान था। वो तो समझा था कि जरनाश मिडिल क्लास की हर स्टाइल से आरी बेवकूफ़ से डरी सहमी सी लड़की होगी, मगर इसका हर अंदाज़ आरिश को गलत साबित कर रहा था। इसके अतमाद में कमी थी, मगर एहसान साहब ने इसका अतमाद बहाल करने में काफ़ी मदद की और इससे कुछ इस नए रिश्ते का एजाज़ था कि आरिश से इसे कोई झिझक महसूस नहीं हो रही थी। वो पर पूरे तमाद से गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर बैठने लगी। मैडम, मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ, आगे आके बैठे। ये कहते ही इसने आगे का दरवाज़ा खोला और अपनी सीट पर बैठा। इसका हुक्म सुनते ही बगैर कुछ बोले वो भी आकर बैठ गई। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। दोनों ने ही शायद ना बोलने की कसम खाई थी। समझता क्या है खुद को, अगर अल्लाह ने शक्ल अच्छी दे दी है तो इसका क्या मतलब है कि दूसरों पर रौब चलाएगा। जरनाश गुस्से में दिल ही दिल में इससे मुखातिब थी। मेरा ख्याल है कि अगर आप ज़ोर से बोलेंगी तो मैं भी अपनी तारीफ से मुस्तफ़ीद हो जाऊँगा। आरिश की आवाज़ पर वो चूक कर मुड़ी, बज़ाहिर सामने देखते हुए वो स्टीयरिंग में हाथ जमाए इससे मुखातिब था। वो गड़बड़ा गया। हाय अल्लाह, इसे कैसे पता चला कि मैं इसकी बुराई कर रही हूँ। आपके बड़बड़ाने के अंदाज से अब भी वो दिल में ही सोच रही थी कि आरिश का जवाब मसूल हुआ। वो हकीकत में डर गई। कैसे सुन रहा है ये बेसाता। इसने अपने हाथ मुंह पर जमा लिए ताकि अब वो समझ ना सके। ये देखते ही आरिश का कहका बेसाख्ता था। इसकी हंसी से खफ्त ज़दा होकर जल्दी से हाथ हटा लिया और अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए शीशे की तरफ मुँह कर लिया। इसके बाद दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। यूनिवर्सिटी पहुंचकर दोनों ही साथ चलने लगे। बहुत सी नज़रें इनकी तरफ घूमी, कुछ की रशज़दा, कुछ की हैरतज़दा, कुछ लड़कियों के टोलों ने इसे घेर लिया। अरे ये तो आरिश हसन है, मशहूर न्यूज़ एंकर, अपडेट टू टाइम टॉक शो करता है। लड़कियां सेल्फी लेने खड़ी होगी। वो बामुश्किल जान छुड़ा कर इनके नखरे से बाहर आया। जरनाश दूर खड़ी दांत पीस रही थी। लड़कियां भी पागल हैं, पता नहीं कैसे टीवी में देखकर फ़िदा हो जाती हैं। तब वो आया। कौन सा डिपार्टमेंट है तुम्हारा? इस्लामिक। ठीक है चलो। वो इसके साथ ही रहा तमाम काम करके इसे क्लास के बाद छोड़कर, क्योंकि बाबा का हुक्म था और बाबा का हुक्म वो टाल नहीं सकता था। आज का दिन यूनिवर्सिटी में थका देने वाला था, मगर दिल बहुत खुश था। सुबह के खुशगवार असरात इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बखेरे थे। पहली मुलाकात काफ़ी खुशगवार रही। जितने मगरूर लगते हैं मौसफ, मगर हैं नहीं। चलो नए रिश्ते से ना सही मगर बात तो हुई। वो बालकोनी में खड़ी मुसलसल आरिश को सोच रही थी, मगर सच तो यही है कि आरिश एहसान ने इस रिश्ते को कबूल नहीं किया और कर भी कैसे सकते हैं। वो तो आनिया जैसी लड़की को पसंद करते होंगे, मैं इनके म्यार पर उतरती नहीं। ये सोच आते उदासी ने इसे घेर लिया। अब सोना मुश्किल था। आज आरिश घर आए तो सेल ऑफ था। जब चार्ज पर लगाकर ऑन किया तो मैसेजेस के नोटिफिकेशन आने लगे। चेक किया तो आनिया का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। ओह, इसको क्या हुआ? अच्छे खासे 2 दिन सुकून से गुजरे। आरिश को खफत हुई। इस दिन के बाद से आनिया ने कोई रब्ता नहीं किया था। जितने मैसेजेस रीड किए बगैर ही मोबाइल रखकर फ्रेश होने चला गया। रात में सोने के लिए बिस्तर पर आया तो अचानक सोचों का रुख जरनाश की जानिब मुड़ गया और आज की याद आते ही चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मगर दूसरे पल से जुड़ा रिश्ता याद आया तो लब बींच लिए और चेहरा अचानक ही संजीदा हो गया। आरिश ने अपनी लाइफ पार्टनर का खाका बनाया हुआ था। इसे मिडिल क्लास की घरेलू लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिनमें एतमाद की कमी हो। 10 लोगों को देखकर घबरा जाए, इसे सख्त खौफत होती थी ऐसी लड़कियों को देखकर। और जरनाश को इसने ऐसा ही देखा। आज यूनिवर्सिटी में भी कितना घबरा रही थी लोगों को देखकर। पता नहीं पापा ने क्या देखकर इसको मेरे लिए पसंद किया। मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी थी जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, ना कि मैं इसे संभालता फिरूं। अचानक इसके मोबाइल की रिंगटोन बजने लगी। स्क्रीन को देखकर इसके मुंह का जाविया बिगड़ गया। अभी इसका बिल्कुल दिल नहीं था आनिया से बात करने का, मगर कुछ सोचने के बाद कॉल रिसीव कर ली। नहीं मसरूफ़ था, कहीं ऐसी बात नहीं है। वो अब इसकी बात का जवाब दे रहा था। दूसरी तरफ आनिया कह रही थी, मुझे मम्मा ने बताया कि ये निकाह तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर हुआ है और मैं जानती हूँ तुम जरनाश जैसी लड़कियों के लिए मुनासिब नहीं हो। वो किस तरह तुम्हारे साथ सोसाइटी में मूव करेगी। आनिया इसके दिल की बात कर रही थी। कुछ भी था, मगर वो इसको बेहतर जानती थी। आरिश की मगरूरियत में इजाफा हुआ। अब इसका मूड भी ठीक हो चुका था। वो आनिया के साथ बातों में मसरूफ़ हो गया।
आनिया और आरिश की दोस्ती दोबारा से वैसी जा रही थी। 2 दिन के शौक के बाद आनिया दोबारा आरिश के साथ नजर आने लगी। आज भी जरनाशा यूनिवर्सिटी से वापस आकर शाम में टीवी लॉन्च में बैठी टीवी देख रही थी कि आनिया अंदर आई। शोल्डर कट बाल बगैर आस्तीन के शॉर्ट शर्ट और तंग जीन्स के साथ चेहरे पर मेकअप की तय जमाए अदाए बेनियाजी के साथ सोफे पर बैठ चुकी थी। जरनाश को मुकम्मल नज़रअंदाज किए वो अपने मोबाइल पर मसरूफ़ हो चुकी थी। जरनाश भी एक नज़र देखकर रिमोट से चैनल बदलने लगी। हूँ प्लास्टिक की छिपकली, पता नहीं खुद को सबा कमर समझ रही है। खैर मुझे क्या। जरनाश दिल में इसकी शान में कसीदे पड़ चुकी थी। इस वक्त नायमा अंदर आई। अरे मेरी बेटी आई है। साड़ी का पल्लू संभाले वो अब आनिया से गले मिल रही थी। जरनाश का दिल ख़राब हुआ तो वो वहाँ से चली गई। अब वो लॉन में चहलकदमी कर रही थी। दिल बहुत बुरा हो रहा था। इसका दिल चाहा ढेरों सारा रोए। आरिश से भी इस दिन के बाद दोबारा बात नहीं हुई थी। 1-2 दफ़ा साथ यूनिवर्सिटी गई भी तो 2 दिन के दरमियान दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। वो दोबारा अपने खौल में बंद हो चुका था। जरनाश भी मुकम्मल नज़रअंदाज कर रही थी। आज आनिया को देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ। वो सोचों में गर्क थी कि एहसान साहब की आवाज़ आई। क्या सोच रही है मेरी बेटी। वो भी इसके साथ चल रहे थे। फिर दोनों लॉन में रखी कुर्सी पर बैठ चुके थे। कुछ नहीं मामू ऐसे ही। एहसान स्टडी रूम में थे। खिड़की से जरनाश को परेशान देखा तो चले आए। कुछ तो है बेटा, अब अपने मामू से भी छुपाओगी। मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी परेशानी की वजह आनिया है, एहसान साहब ने कहा, क्योंकि कुछ देर पहले आरिश के साथ बाहर गई थी और तब से जरनाश की बेचैनी हद से ज़्यादा थी। इतने सही अंदाजे पर वो शर्मिंदा हो गई और कुछ बोले बगैर नज़रें झुका ली। बेटा मुझे माफ़ कर देना, शायद मैंने फ़ैसला करने में जल्दबाजी की। आरिश का रवैया मेरी नज़रों के सामने है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं मामू आप क्यों शर्मिंदा है। मेरी किस्मत में आरिश का नाम था, वो तो होना ही था। किसी तरह भी आपका कोई भी पछतावा इसको बदल नहीं सकता। जरनाशा धीमे से लहजे में कहा, बेटा फिर भी मैंने सोचा है कि तुम लोगों की रुखसती कर दूं और आरिश को समझाऊं। रिश्ता बनाया है तो उसे निभाना भी, ताकि इससे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो और आनिया इसका पीछा छोड़ दे, एहसान साहब ने कहा। तभी जरनाश जल्दी से बोली, नहीं मामू आप मुझसे वादा करें आप आरिश से कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन बेटा इस तरह कब तक चलेगा और तुमसे दूर हो जाएगा। नहीं मामू मैं नहीं चाहती आरिश ज़बरदस्ती मुझसे रिश्ता निभाए और मुझे अल्लाह पर यकीन है जिसने मुझे जिसका नाम दिया है एक दिन इसका दिल भी ज़रूर बदलेगा। जिसका नाम मेरे साथ लिखा है तो साथ भी ज़रूर लिखा होगा। मैंने हमेशा अल्लाह से इस चीज़ का शिकवा किया कि जो मेरे साथ था ही नहीं, मुझे अल्लाह से शिकवा रहता है कि इसने मुझे इकलौता क्यों पैदा किया। भाई बहन क्यों नहीं है मेरे। फिर अब्बू के जाने के बाद यही शिकवा करती कि मेरे अब्बू क्यों चले गए। अल्लाह को मेरा शिकवा बुरा लगा। मामू मेरे पास माँ भी नहीं रही, अब मैं कोई रिश्ता खोना नहीं चाहती। मामू मेरे पास आप हैं, मेरे लिए काफ़ी है। मैंने कभी अल्लाह की नेमतों का शुक्र नहीं किया। अब सोचती हूँ तो बहुत शर्मिंदगी होती है। अल्लाह के सामने सब कुछ था मेरे पास और आरिश का नाम मेरे लिए काफ़ी है। मामू इनका नाम मेरे साथ है, ये मेरे लिए बहुत है। देखिएगा मैं अल्लाह से मांगूंगी तो वो ज़रूर मेरे पास ही आएंगे। बोलते हुए इसकी आवाज़ में नमी थी। वाकई इसने बहुत कुछ खोया दिया था, अब कुछ भी खोने की हिम्मत नहीं थी इसमें। अरे मेरी बेटी कहती है तो मैं नहीं करूँगा अभी रुखसती की बात। वैसे खुशी हुई तुम्हारी आंखों में इसके लिए मोहब्बत देखकर और मैं जानता हूँ मेरी बेटी की मोहब्बत ज़रूर जीतेगी। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। वो नालायक खुद आएगा तुम्हारे पास। यही कहते हुए वो इसके सर पर हाथ रख कर चले गए। वो जो शर्मिंदा थे, शायद उन्होंने गलत फ़ैसला कर लिया। अब जरनाश के दिल में आरिश के लिए मोहब्बत देखकर मुतमिन थे कि इनका फ़ैसला दुरुस्त था। जरनाश की मोहब्बत एक दिन ज़रूर आरिश को जीत लेगी। एक मीटिंग से वापसी पर नायमा की गाड़ी ड्राइवर की गफलत की बिना पर सामने आती गाड़ी से टकरा गई। इस हादसे ने सबको परेशान कर दिया था। इस दौरान आरिश और एहसान के अस्पताल के चक्कर लग रहे थे, जबकि जरनाश पर घर की जिम्मेदारी आ गई थी। अस्पताल खाना भिजवाना, फिर एहसान साहब और आरिश के काम में अपनी निगरानी में करवाना, सब इसकी जिम्मेदारी थी। ये तमाम काम नायमा करती थी। मुलाजिम होने के बावजूद वो अपने शोहर और बेटे के काम खुद भी करती थी और मुलाजमा से अपनी निगरानी में भी करवाती थी। जो अब जरनाश बखूबी तमाम काम अंजाम दे रही थी। और इस दौरान एक अच्छी बात ये भी हुई कि आरिश से भी इसकी रस्मी बात हो जाती। दोनों ज़रूरत के वक्त एक दूसरे को मुखातिब कर लेते। जैसे अभी वो ऑफिस से घर आया कि नायमा के लिए परहेजी खाना लेकर जाना था। फ्रेश होकर किचन में आया जहाँ जरनाश यखनी तैयार कर रही थी। जरनाश अगर आपको ज़हमत ना हो तो एक कप चाय मिल सकती है। जाने क्या था इसकी आवाज़ का असर, या फिर पहली बार जरनाश अपना नाम इस संगदिल शख्स से सुनकर घबरा गई थी। यखनी पहले में डालते हुए झलक पड़ी थी और इसके हाथ पर गिर गई थी। सी वो तड़प ही तो गई थी। तकलीफ से अपना हाथ धोने के लिए वॉश बेसन की जाने मुड़ी कि आरिश जो लॉन्च की तरफ मुड़ रहा था, आवाज़ सुनकर फ़ौरन इसकी तरफ आया। जल्दी से इसका हाथ पकड़ा। पागल हो गई हो लड़की, क्या कर रही हो, ये दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा। इसका हाथ पकड़े ही वो कैबिनेट से बर्नॉल निकालने लगा। अब वो नरमी से मरहम लगा रहा था। वाइट शर्ट के साथ जीन्स पहने, ब्राउन आंखों में गुस्सा और फिक्रमंदी झलक रही थी। मगरूर चेहरे पर सजी दाढ़ी और बाल अब तक नम थे, शायद नहाकर आया था। परफ्यूम की खुशबू जरनाश पर हावी होने लगी। वो इसके बहुत करीब था, इतना कि वो हाथ बढ़ाकर से छू सकती थी। इसकी तकलीफ तो कब की ख़त्म हो चुकी थी। अब वो अपना हाथ धो रहा था, जबकि जरनाश बुत बनी इसकी पुश्त तक रही थी। कितना खूबरू और वजह से भरपूर शख्स था ये, हर तरह से मुकम्मल शख्स जो इसकी किस्मत में लिखा जा चुका था। पता नहीं इस शख्स का साथ भी लिखा था या सारी ज़िंदगी इसकी बेरुखी
बर्दाश्त करते हुए गुजरेगी। इसकी आंखों में नमी झलकने लगी। अब वो हाथ धोकर खुद खाना पैक करने लगा और अपने लिए चाय का पानी चढ़ा दिया। लाए मैं कर देती हूँ। जरनाश ने बहुत मिनमिना कर आस्ता आवाज़ में कहा। इसकी आवाज़ कहीं दब गई थी। इसकी कुर्बत का असर था या इसकी शख्सियत का सहर ही ऐसा था। मोहतरमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितना आप कर चुकी हैं वो काफ़ी है। तंज़े लहजे में इसके जलने पर चोट कर रहा था। चलो वहाँ बैठ जाओ। और डाइनिंग हॉल की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, चाय पियोगे? कहते हुए आखिर में लहजा नरम हो गया। उफ, क्या चीज़ है ये, शख्स हर रूम में गज़ब ढाता है। वो सोचों में गुम थी कि डाइनिंग हॉल में रखी कुर्सी पर जा बैठी थी, जहाँ से किचन का मंजर साफ नजर आ रहा था। आरिश कोनी तक आस्तीन मोड़े नफासत से काम में मसरूफ था। वो छोटी पुश्त को हैरत से तक रही थी। मुकम्मल वजह से भरपूर लड़का, जिसकी वजाहत पर हज़ारों लड़कियां फिदा थीं। एक ऐसा एंकर जिससे बड़े बड़े सियासतदान भी बात करते हुए घबराते थे, जिसकी ज़ानत पूरे मुल्क में मशहूर थी। वैसे नफीसा कहाँ है? अब वो अपना और इसका चाय का कप टेबल पर रख रहा था। वो क्वार्टर में गई है। इसकी बेटी को बुखार था तो मैंने भेज दिया था। इसने घबराते हुए जवाब दिया, या अल्लाह, इस शख्स के सामने मेरी बोलती क्यों बंद हो जाती है? वो दिल ही दिल में बोल रही थी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, फिर पापा को भेजता हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो मुलाजमा को बुलवा लेना। इसकी आवाज़ से वो होश की दुनिया में वापस आई। जी जी ठीक है, हल्काते हुए जवाब दिया। एक बात तो बताओ। वो जाते हुए अचानक मुड़ा, उसकी आंखों में झांक कर पूछने लगा, क्या मैं इतना खौफनाक हूँ? वो जो इसकी आवाज़ सुनकर घबरा गई थी, अब तो वाकई इसकी आवाज़ बंद हो गई थी। नहीं तो। इसे हल्काकर जवाब दिया। आरिश ने मुस्कुराहट होंठों में दबाई। जरनाश को देखा। हल्के नीले कलर का जदीद तराश खराश का सूट पहने और सर पर हमरंग दुपट्टा ओढ़े गंदमी रंगत खौफ और शर्म से सुर्ख हो रही थी। गुलाबी लब दांतों में दबाए वो वाकई किसी भी हसीन लड़की से कम नहीं लग रही थी। आरिश के दिल ने इस बात की गवाही दी से खुद अपने एहसासात पर हैरत हुई। वो मुसलसल इसको देख रहा था। मोबाइल की रिंगटोन बजते ही वो होश की दुनिया में वापस आया। जल्दी से अपने जज्बात पर काबू पाते हुए वो वहाँ से निकल चुका था। उफ, जरनाश की जान में जान आई। कैसे देख रहे थे? क्या हो गया था आज? वो यही सोचते हुए अपने रूम में आ गई। हेलो, मोबाइल कहाँ से लगाए? गाड़ी का दरवाज़ा खो रहा था। आरिश, कहाँ रहते हो तुम? जब से तुम्हारा निकाह हुआ है इस सो कॉल्ड कज़न से तुम तो बहुत मसरूफ़ रहने लगे हो। दूसरी तरफ आनिया तंज़ीह लहजे में इससे मुखातिब थी। और शट अप आनिया, अगर तुमने यही कहने के लिए कॉल की है तो मैं कट कर रहा हूँ। बेरुखी से कहता हुआ गाड़ी में बैठ चुका था। नहीं, फ़ोन मत काटना प्लीज़, मैं तो मजाक कर रही थी, सीरियस मत हो। वो इसे ठंडा करने की कोशिश करने लगी। मैं इस वक्त हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मेरे पास तुम्हारी फजूल बातें सुनने का वक्त बिल्कुल नहीं है। ये कहकर इसने कॉल काट दी कि दोबारा कॉल आई। तुम्हें बात समझ नहीं आती आरिश, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना था इसलिए मैं कॉल कर रही थी कि मेरी गाड़ी ख़राब है, मुझे भी पिक कर लेती। आनिया ने फ़ौरन जुड़ कर, जबकि सच तो ये है कि वो नायमा को का भूल ही गई थी। वो एक खुदगर्ज लड़की थी, इसे अपने अलावा किसी की फ़िक्र नहीं थी। सॉरी आनिया, मैं इस वक्त ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ और तुम्हारा ये ख्याल जल्दी नहीं आ गया। वो तंज़ीह लहजे में कहते ही कॉल काट चुका था। नायमा हॉस्पिटल से आ चुकी थी तो आनिया मिलने आई। हेलो आंटी, दूर से ही वो इनसे मिलकर काफ़ी फासले पर बैठ चुकी थी। सॉरी आंटी, आपको तो पता है कि मुझे हॉस्पिटल इन्वायरमेंट का बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, बस इसलिए मिलने नहीं आ सकी। अच्छा, चलती हूँ, गेट वेल सोन। मसनूई मुस्कुराहट चालती वो जा चुकी थी। इस दौरान उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं कहा। नायमा को वाकई अफसोस हुआ। इस हादसे ने इन्हें बहुत एहसास बना दिया था। मौत को करीब से देखा था। अगर कुछ हो जाता तो इस सोच से ही इनके अंदर फिर रही दौड़ रही थी। सच था, वो अपनी इकलौती बहन और भांजी से बेहद मोहब्बत कर रही थी, क्योंकि इनके पास मेके का यही रिश्ता बचा था। वो हॉस्पिटल में इन दोनों की मुंतज़िर रही। इन्हें हकीकतन अफसोस हुआ था कि इनकी जान से प्यारी बहन और भांजी ने इनको इस मुसीबत में कितना अकेला छोड़ दिया था। मामी, आपके लिए सूप। वो सोचों से बाहर रहे तो सामने जरनाश सूप का प्याला लिए खड़ी थी। सी ग्रीन कलर का सूट पहने और हमरंग दुपट्टा सर पर टकाए, चेहरे पर अजरी मासूमियत और बड़ी बड़ी आंखों में अपने लिए फिक्रमंदी देखकर बेसाख्ता वो जरनाश का आनिया से मुआवजा करने लगी। आनिया की रंगत बेशक शफाफ थी और सलीके से किया हुआ मेकअप इसको हसीन तो बनाता था, मगर जरनाश की मासूमियत इसे जाज़िब नज़र बना रही थी। वो उठने लगी तो जरनाश जल्दी से सूप रखकर इनको उठाने में मदद करने लगी। फिर चम्मच से खुद पिलाने लगी। बेटा, बस बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। नायमा ने कहा, मामी बस थोड़ा सा पी लें, फिर दवाई भी लेनी है। नायमा को शर्मिंदगी हुई कि उन्होंने अब तक जरनाश के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया था। इनके रवैये की वजह से एक अजनबियत की दीवार थी जो इन दोनों के दरमियान हाइल थी, और आज वक़्त ने इनको जरनाश का ही मोहताज कर दिया था। 2 महीने तक डॉक्टर ने आराम का कहा था। इनके तमाम काम जरनाश ही करती और नायमा को अपने पिछले सलूक पर शर्मिंदगी होती। इनकी सगी भांजी ही किस तरह इनसे मिल रही थी, और ये काम तो दूर की बात है। पता नहीं जरनाश ना होती तो मेरा क्या होता, किसी मुलाजमा के रहमो करम पर ही जी रही होती। बेटा जाओ, तुम भी आराम करो, सुबह से लगी हुई हो। मोहब्बत भरे लहजे में उन्होंने इसको मुखातिब किया तो जरनाश हैरत ज़दा इनकी शक्ल देख रही थी। तो नायमा को शर्मिंदगी हुई। हैरत से क्या देख रही हो बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अजनबी सा रवैया रखा, जबकि तुम तो सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत के काबिल हो। वो प्यार से इसका चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए बोली। जरनाश आज हकीकतन बहुत खुश हुई। इसने तो सारे काम अपना फ़र्ज़ समझ के किए थे, मगर इसके बदले इतना बड़ा इनाम मिला था। अम्मी के जाने के बाद वो वाकई मोहब्बत के लिए तरस गई थी। आज नायमा की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखकर बेसाख्ता तशक्कुर के आंसू निकल गए।
आनिया मैं परेशान हो चुकी हूँ, तुम्हारी बेजा ज़िद से आरिश का निकाह हो चुका है, अब क्यों ख्वार करती हो ख़ुद को, इसके लिए वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। आनिया बेटा समझ जाओ। अब आनिया की माँ समरीन इसको समझा रही थी, जो इस वक्त सोफे पर बैठी मोबाइल में मसरूफ़ थी। आनिया मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अब वो गुस्से से बोली, क्या है मामा, आपको पता है मैं नहीं समझूंगी, फिर क्यों खुद को हलान कर रही हैं। वो बेजारी से बोलते हुए दोबारा मोबाइल में मसरूफ़ हो चुकी थी। तो मैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसी और का हो चुका है। आपके बाद समरीन का लहजा आजिज़ाना हो गया था। मामा वो किसी का नहीं हुआ, आरिश हसन आनिया का था, आनिया का ही रहेगा। इसके डैड ने ज़बरदस्ती इसका निकाह किया और दोनों के दरमियान मोहब्बत तो दूर की बात, कज़न्स वाली दोस्ती भी नहीं है, और मैं अपनी ख्वाहिश से इतनी जल्दी दस्तबरदार नहीं हो सकती मामा। अब वो झंझला कर बोली, आनिया बस मेरे लाड ने ही तुम्हें इतना खुदसर बना दिया है। मैं तुम्हारी अब एक नहीं सुनूंगी। मिसेस नदीम ने अपने बेटे ज़ुहाब के लिए तुम्हारी बात की है, मैं इनको कल डिनर पर बुला रही हूँ, तुम तैयार है ना। आनिया हैरत और दुख से माँ को देख रही थी, कितने आराम से कहकर चली गई थी, तैयार रहना। मैंने बचपन से सिर्फ और सिर्फ आरिश को सोचा है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी, आनिया गुस्से से सोच रही थी। नायमा की तबीयत अब बेहतरी की जानिब जा रही थी और जरनाश से इनकी काफ़ी दोस्ती हो चुकी थी। अब वो दोनों हर जगह साथ नज़र आती। इनको रोज़ फिजियोथेरेपी करवाना, लॉन में वॉक करना हो, जरनाश ही करवाती है। सांसा बहुत खुश थे। आज भी वो इनको व्हील चेयर पर लॉन में ले आई और साथ साथ अपने बचपन का कोई किस्सा भी सुना रही थी, जिसको सुनकर नायमा की हंसी नहीं रुक रही थी। वो बहुत खुद में रहने वाली थी और थोड़ी मगरूर भी। शायद आरिश इन पर ही गया था, मगर इस हादसे के बाद इनमें मुस्बत तब्दीली आई थी। हसन और आरिश जॉगिंग से वापस आए तो इनको इस तरह हंसते हुए देखकर खुशगवार हैरत का शिकार हुए। आज इतवार का दिन था, इसलिए आरिश और हसन घर पर थे। आरिश ने भी कभी अपनी माँ को इस तरह हंसता हुआ नहीं देखा था। वाह बेगम, हमारे साथ तो कभी आप इतना नहीं हंसी, और बहू की बातों में बड़ी हंसी आ रही है। हसन साहब शौक से कहते हुए लॉन में रखी कुर्सी पर बैठ चुके थे, जबकि आरिश के सामने बहू कहने पर जरनाश ब्लश कर गई थी, जिसको आरिश ने दिलचस्पी से देखा था। आप भी क्या बच्चों के सामने शुरू हो गए हैं। नायमा हसन की बातों पर शर्मा सी गई थी। इतने साल गुजर जाने के बावजूद दोनों में मोहब्बत अव्वल दिन जैसी थी। वाह मामा, आप शर्माती अच्छा है। आरिश हसन के बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया था। वजीहा चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार थे। एक आंख को दबाकर नायमा से शौक लहजे में कहा, जरनाश इन लोगों की बातों से लुत्फानंदोज़ हो रही थी। लो तुम भी शुरू हो गई अपने बाप के साथ, दोनों बाप बेटे एक साथ हो जाते हो, मुझे अकेला छोड़कर। अब मेरी भी पार्टनर आ गई है, मैं अकेली नहीं हूँ। नायमा ने जरनाश का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। हसन साहब ने इस बात पर कहकर लगाया, जबकि आरिश होंठ को गुलाई में सुकेड़े आंखों में शरारत भरकर इसको देख रहा था। ओह, इतनी डरपोक सी पार्टनर जो आवाज़ से भी डर जाती है। मामा बहुत वीक है आपका पार्टनर, आप हार जाएंगी क्यों डैड। आरिश के इस तरह कहने पर नायमा और हसन को खुशगवार हैरत हुई, जबकि जरनाश सब के सामने खुद को मौजूद गुफ्तगू बनते हुए देखते हुए शर्मा सी गई थी। या अल्लाह, कैसा मीसना है, सब याद रखता है। टॉम क्रूज का भाई ना हो तो कैसे इस दिन की बात का ताना दे रहा है। मीसना गुन्ना नमूना। वो दांत पीसते हुए गुस्से से दिल में इसको बहुत से अलकबात से नवाज चुकी थी। चलो मेरी बेटी को तंग ना करो, बहुत बहादुर है मेरी बेटी। नायमा प्यार से इसको देखते हुए कह रही थी। बिल्कुल, हमारी बेटी बहुत बहादुर है, नाश्ता भी बहुत मज़े का बनाती है। बेटा कुछ खाने का भी इंतज़ाम करो, वरना ये माँ बेटे तो बातों से ही पेट भर लेंगे। हसन बहुत आजिज़ सी शक्ल बनाए जरनाश से कह रहा था। बेसाता जरनाश को हंसी आ गई। जी मामू, अभी बनाती हूँ, हंसते हुए कहकर वो किचन की जानिब मुड़ गई। जी मामू, अभी बनाती हूँ, हंसते हुए कहकर वो किचन की जानिब मुड़ गई। आरिश ने इसकी हंसी को फुर्सत से मुलाजा किया। अभी भी वो इसकी पुश्त को तक रहा था, जहाँ कमर तक आती लंबी सी चोटी नजर आ रही थी और लाल आंचल। फिर किचन की जानिब गायब हो गया। चली गई है बेटा, वो वापस आ जाए, यहाँ साथ किचन में चले जाओ। हसन अपने बेटे को शरारत से देखते हुए कह रहे थे, जो अपनी चोरी पकड़ने जाने पर खजल सा अपना हाथ कंधे पर खुजाता हुआ मुस्कुराता था। वजिया चेहरे पर गड़ा गहरा था। नायमा और हसन दोनों एक दूसरे को मुस्कुराकर आरिश की तरफ इशारा करके देख रहे थे। तो बरखुरदार, क्या ख्याल है आपका, किस बारे में। आरिश अब भी तिरछा सा मुस्कुरा के इनसे पूछ रहा था। इसी बारे में जिसको आप बड़ी बेशर्मी से माँ बाप के सामने देखने में मगन थे। हाँ हाँ, आरिश का कहका बेसाख्ता था। और डैड, आप भूल चुके हैं, इजाज़तनामा है मेरे पास देखने का, और इस इजाज़तनामे पर आपने ही दस्तखत करवाए थे। आरिश कहाँ चुप रहने वाला था। दोनों बाप बेटे मजाक छोड़ो और वाकई अब सीरियसली बात करो। जरनाश का MA भी मुकम्मल हो जाएगा इस साल। मैं चाहती हूँ अब तुम्हारी खुशी देखो। नायमा ने कहा, बिल्कुल बेगम साहबा, आप ठीक कह रही हैं। आरिश, अब मैं तुमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, जो भी फैसला करो सोच समझ के करना और दिल से करना। मैं तुम दोनों के साथ कोई ज़्यादती करना नहीं चाहता। तुम जो भी फैसला करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सही से सोच लो। हसन साहब संजीदगी से अपने इकलौते बेटे को समझा रहे थे। हकीकतन अब वो चाहते थे आरिश दिल से फैसला करें। आ जाए, सब नाश्ता लग गया है। जरनाश की आवाज़ आती है। सब डाइनिंग हॉल में आ गए, जहाँ मज़ेदार से नाश्ते के लज़्ज़ात सजे हुए थे। वाह, मेरी बेटी दिल खुश कर दिया। आज पराठा, ऑमलेट, पूरी, चने का सालन और हलवे की खुशबू पूरे हाल में
चकरा रही थी। ओह नो! इतना हैवी नाश्ता, मुझे सिर्फ़ ऑरेंज जूस दे दो। बरखुरदार एक दिन खाने से कुछ नहीं होता। बच्ची ने इतने प्यार और मेहनत से बनाए हैं। चख तो लो। हसन साहब ने कहा। हाँ आरिश, वाक़ई बहुत टेस्टी है। नाइमा भी शौक़ से खा रही थी, जबकि वो बहुत डाइट कॉन्शियस थी। अरे मम्मी, आप भी खा रही हैं? आरिश को हैरत हुई। मामू ने ख़ास फ़रमाइश की थी, इसलिए बनाया है। मैं टोस्ट बनाकर ले आती हूँ। जरनाश को अफ़सोस हुआ कि इतनी मेहनत से बनाए हुए नाश्ते को आरिश के यूँ छोड़ते हुए बिना इसको मुखातिब किए वो उठने लगी कि आरिश ने फ़ौरन पराठा उठा लिया। वाह, बहुत क्रिस्पी है। न जाने क्या हुआ था कि जरनाश को यूँ अफ़सुदा देखकर इसे अच्छा नहीं लगा, और ये हकीकत थी कि नाश्ता वाक़ई मज़ेदार था कि अच्छा ख़ासा डट कर खा लिया और ख़ुद भी हैरतज़दा। ये देखो अभी क्या कह रहे थे मोहतरम, हैवी डाइट और हमसे ज़्यादा यही मोहतरम खा चुके हैं। हसन साहब के कहने पर आरिश खजल सा होकर मुस्कुरा दिया। बहुत खुशगवार माहौल में आज का पूरा दिन यूँ ही नोक-झोंक में गुज़र गया। आरिश आजकल अपनी टीम की मदद से एक मंशियात फ़रोश के खिलाफ काम कर रहा था। इसे इत्तला मिली थी कि ये काम किसी बड़ी सियासतदान की निगरानी में हो रहा है। वो इसी काम के सिलसिले में बहुत सी मालूमात जमा कर रहा था और इसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम कर रहा था। जैसा कि अभी वो एक प्रोग्राम लाइव कर रहा था जिसमें इस सियासतदान का चेला मौजूद था। इसने इस अंदाज से बात की कि इससे शक भी ना हो। आप क्या समझते हैं कि इन सब मामलात का ज़िम्मेदार कौन है? अपने महसूस भारी लहजे में कहते हुए मुखातिब था जिससे सीट पर बैठा शख्स जज्बर होकर रह गया था। देखिए, ये तो हुकूमत का काम है कि ऐसे मंशा फ़रोश को रोके, इसके खिलाफ इक़दामात करे, जबकि हुकूमत को महंगाई से फ़ुर्सत नहीं। वो मौसूफ़ अपना दामन बचाकर हुकूमत के बखिए देने लगा ताकि अवाम की तवज्जो इस तरफ मशगूल हो जाए। देखिए, आप बात को दूसरे रुख में लेकर जा रहे हैं। ये सिर्फ़ किसी एक का काम नहीं होता। हर इंसान इस मुल्क की हिफाजत का ज़िम्मेदार होता है। कुछ बाअसर अफ़राद खुद इसमें शामिल होते हैं। आरिश अब गुस्से से बोल रहा था। वो शख्स अच्छा खासा सटपटा गया था। उफ़, ये शख्स खुद को हीरो क्यों समझता है? पता भी है इतने बाअसर लोग हैं, फिर भी इनके पीछे पड़ गया है। जरनाश ये प्रोग्राम लाइव देख रही थी। कल ही ये केस आरिश हसन साहब को बता रहा था, वो भी मौजूद थी। क्या देख रही हो? आरिश का शो है जी। वो चैनल चेंज कर रही थी तो बस वो खजल सी हो गई। नामा भी वहीं बैठ गई। अब वो कॉफ़ी चलने लगी थी। आरिश को तो शुरू से ही इस तरह के लोग सख्त नापसंद है। इसे अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है। कहता है कि मैं ऐसे लोगों को अंजाम तक पहुंचा कर रहूँगा। लेकिन मामी, इस तरह तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इनकी तो दुश्मनी भी ख़तरनाक होती है। इसकी आवाज़ में फ़िक्र थी। प्रोग्राम तो कब का ख़त्म हो चुका था। वो जो घर आ चुका था, इसकी आवाज़ सुनकर लॉन्च में ही रुक गया। वो तो मोहतरमा को मेरी फ़िक्र है। तो क्या हुआ? मुझे 1-2 गोलियाँ लगेंगी और मैं शहीद कहलाऊँगा। इसकी आवाज़ में शरारत का अंसर शामिल था। अल्लाह ना करे क्या फ़ज़ूल बोल रहे हो लड़के। वो दोनों जो इसकी आवाज़ सुनकर चौंकी थी, इसकी बात सुनकर दहल गई थी। दोनों ने एक साथ कहा था। जरनाश भी घबरा गई थी। हाँ हाँ, आरिश ने बेसाख्ता कहकर लगाया था। जरनाश की शक्ल देखकर नाइमा भी इसकी शायद समझकर मुस्कुरा दी। वो अपनी हरकत पर खाइफ सी होकर लॉन्च से चली गई। बहुत बुरी बात है, बहुत तंग करते हो इसको। वो भी हंसते हुए बाहर चली गई, जबकि आरिश के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई, जो बहुत थका हुआ और परेशान था। अब खुद को बहुत तरोताज़ा महसूस कर रहा था। जाने इस रिश्ते में कशिश थी या जरनाश की दुआएं कबूल हो रही थी कि आरिश का दिल इसकी जानिब खींचा जा रहा था। वो सोफे से टेक लगाए मुसलसल आंखें बंद किए इसी को सोच रहा था। आरिश, रुको, मैं कब से कॉल कर रही हूँ, तुम रिसीव क्यों नहीं करे? वो अपना प्रोग्राम ख़त्म करके निकल रहा था कि आनिया की आवाज़ सुनकर मुड़ा तो वो खड़ी कह रही थी। क्या हुआ आनिया? व्हाट डू यू नो? ये मेरे शो का टाइम है, फ़ारिग नहीं रहता मैं हर वक्त कॉल रिसीव करूँ। बेजारी से कहते वो अपनी कार का दरवाज़ा खोल रहा था। मुझे तुमसे बात करनी है ज़रूरी। आने ने जल्दी से कहा। ठीक है, कल लंच टाइम में फ़ारिग हूँ। ये कहकर वो गाड़ी स्टार्ट करके चला गया और वो वहीं खड़ी दूर जाती गाड़ी को देखती रह गई। आनिया फ़ारूकी इतनी बड़ी ड्रेस डिज़ाइनर, आज तक जो चाहा वो हासिल भी किया। वो भी अब अपनी गाड़ी स्टार्ट कर चुकी थी, मगर ज़हन में सिर्फ और सिर्फ आरिश हसन था। आज पहली दफ़ा नहीं हुआ था कि वो था ही ऐसा। ये तो आनिया ही थी जो ज़बरदस्ती इसके पीछे पीछे रहती। वो अगर एक दिन भी कॉल ना करे तो शायद वो भूल ही जाए कि कौन आनिया। इसके लिए सिर्फ अपनी ज़ात अहम थी। इसके दिल में आनिया के लिए कभी मोहब्बत जागी नहीं। हाँ, वो इसको अच्छी दोस्त मानता था, मगर आनिया इससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। इसे लगता था वो एक दिन भी आरिश के बगैर नहीं रह सकती। अचानक इसे अपने हाथ में किसी गर्म चीज़ का एहसास हुआ तो देखा इसके आंसू इसके हाथ पर गिर रहे हैं। सामने आईने में अपना चेहरा देखा जो आंसू से तर था। तो आनिया फ़ारूकी, इसकी कसर बाकी थी। तुमने आज तक रोने वालों का मजाक उड़ाया था और आज खुद वाह। आने ने बेदर्दी से अपने आंसू पूछे और एक तंज़िया मुस्कुराहट इसके होंठों पर बिखर गई। अब इसे कल का इंतज़ार था। वो हकीकतन अब थकने लगी थी। एक तरफा मोहब्बत का बोझ इसको अब अंदर से तोड़ रहा था। बाबा साईं, ये लड़का अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, आप हुक्म दे इसका किस्सा एक ही दफ़ा ख़त्म कर दो। मीशा अपनी मूंछ का बल देते हुए दिलावर शाह से मुखातिब था, जो इस वक्त सोफे पर बैठे पुरसोच अंदाज में टीवी देख रहे थे। जहाँ आरिश इनके हम अहम कारकुन से मुख्तलिफ सवाल पूछ कर सच जानने की कोशिश कर रहा था। नहीं, अभी नहीं। तुम नौजवानों का मसला यही कि हर फैसला जज्बात में आकर करते हो, दिलावर शाह ने मुस्कुराकर कहा। तो आप क्या करने वाले हैं फिर? मीशा
थोड़ा बेचैन हुआ। ये तो पक्का है कि ये लड़का सब जान चुका है या जान लेगा, जिस तरह दूसरे खामोश हैं। ये भी तो हो सकता है कि नया नया जोश है इसलिए उड़ रहा है, अब भी हमसे मिलेगा तो जान जाएगा। मिठल मिठल। अब उन्होंने अपने खास मुलाजिम को आवाज़ दी जो 1 मिनट में हाजिर था। जी साईं। मुअद्दब सा हाथ बांधे खड़ा वो हुक्म का मुंतज़िर था, जबकि मीर शाह अब पुरसकून था। वो जान चुका था कि दिलावर का अगला कदम क्या होगा। मिठल, ज़रा इस एंकर को हमारे मेहमान खाने में आने का दावतनामा दे दो, और सुनो, बहुत अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए, किसी चीज़ की कमी ना हो। जी साईं। वो वैसे ही नज़र झुकाए वहाँ से जा चुका था। बाबा साईं, मुझे नहीं लगता ये इतनी आसानी से खामोश होगा। मीर अब भी कुछ उलझन का शिकार था, क्योंकि वो आरिश की तमाम मालूमात हासिल कर चुका था। क्यों नहीं होगा, खामोश ज़रूर होगा, वरना ये ज़मीन इस पर इतनी तंग हो जाएगी कि सांस भी ना ले सकेगा। अब के बार वह सफ़ाकाना लहजे में कड़क आवाज़ में बोले। तब मीशा ने सुकून का सांस लिया। वो घर पहुंचा ही था कि कॉल आई। वो रुककर कॉल सुनने लगा। जब बात ख़त्म करके फ़ोन रखने लगा तो चेहरे पर तंज़िया मुस्कुराहट थी। तो दिलावर शाह आखिर से याद अपने दाम में आ ही गया। अभी तो इसकी मालूमात अधूरी थी, लेकिन आज इस कॉल ने इस बात पर मोहर लगा दी कि ये काम दिलावर शाह की निगरानी में हो रहा है, क्योंकि कल उन्होंने आरिश को रात के खाने पर दावत दी थी, और सियासतदान कभी कोई काम अपने मफाद के बगैर नहीं करता। इस दावत का पस मंज़र आरिश जाने से पहले ही वाकिफ़ हो चुका था, लेकिन वो फिर भी जाना चाहता था। वो ये सोचते हुए अंदर आया। लॉन्च में आया तो जरनाश बैठी टीवी देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम। जरनाश की नज़र पड़ी तो फ़ौरन सलाम किया। वालेकुम सलाम। वो थका हुआ सा सोफे पर गिरने के अंदाज से बैठ गया। मम्मा और डैड कहाँ हैं? आरिश ने पूछा। मामा डैड के साथ इनके किसी दोस्त की इयादत करने गई हैं, इसने धीमी सी आवाज़ में जवाब दिया। ठीक है। आरिश ने सर हिलाया। प्लीज़ एक कप चाय भिजवा देना, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। जी ठीक है। वो इसके बराबर से गुजर कर ऊपर जा चुका था, मगर जरनाश की दिल की धड़कन की रफ्तार अब तक तेज़ थी। या अल्लाह, इस शख्स के सामने मुझे क्या हो जाता है। वो खुद को डांटती हुई किचन में चली गई, और ट्राउज़र हाफ आस्तीन की शर्ट में मलबूस वार्डरोब में घुसा हुआ था। जब वो चाय लेकर अंदर आई, चाय वो रखकर जाने लगी। सुनो, अचानक भारी आवाज़ से वो मुखातिब हुआ। जी। इसकी सांस खुश्क हो गई। मिनमिना कर पूछा। नम से बाल और चौड़ी पुश्त, अभी भी चेहरा भी अलमारी में ही था। मजबूत बाजू हाफ आस्तीन की वजह से नजर आ रहे थे। अचानक जरनाश के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उफ, अब वो बोलेगा भी या यूं ही मुझे पागल कर देगा, वो दिल में सोच रही थी। ये नीली शर्ट नहीं मिल रही, कहीं देखी है तुमने? आजकल सारे काम जरनाश के ही ज़िम्मे थे। नायमा ठीक हो गई थी, मगर अब जिम्मेदारी जरनाश ने ही संभाल ली थी। वो मैंने प्रेस करके ड्रेसिंग रूम में रखी थी, वहाँ नहीं है, तभी ढूंढ रहा हूँ। अब के बार वो झिंझला कर बोला। तौबा है, इतनी शर्ट्स हैं, मगर मोहतरम को वही पहननी है। वो दिल में गुस्से से बोली। एक तो इसकी कुर्बत परेशान कर रही थी। हटे, मैं ढूंढती हूँ। आवाज़ चाहने के बावजूद भी तेज़ नहीं निकली। अब वो एक तरफ हो गया, और अब वो अलमारी में मुंह घुसाकर खड़ी हो गई। क्या आफत है, वो दिल में बड़बड़ा रही थी। आरिश इतने करीब खड़ा था, घबराहट से इसके हाथ कांप रहे थे, दिल काबू में नहीं आ रहा था। इसकी खुशबू इसके चारों तरफ फैल रही थी। मिल गई। वो खुशी से पुरजोश लहजे में बोलती हुई मुड़ी। उसके कुछ अदा सीने से जा टकराई। उफ। अपने चकराते सर को वो तकलीफ से सहला रही थी। ऐसा लगा किसी लोहे से टकरा गई हो। आरिश ने इसके दोनों बाजू थामे खड़ा था, इसको गिरने से बचाने के लिए। क्या हुआ है, ज़्यादा लगी है? फिक्रमंद सा इसकी परेशानी देखने लगा। नहीं नहीं, हल्का आकर कहती वो जल्दी से जान छुड़ाती नीचे भागी। नीचे आकर 2 गिलास पानी चढ़ा गई। परेशानी पर पसीने के कतरे थे। दिल था कि अलग लय पे धड़क रहा था, सीने से बाहर आ जाएगा। इतनी कुर्बत। ये शख्स क्या चीज़ था, पता नहीं क्या खाता है, लोहे का बना हुआ है लग रहा था। अब वो खुद पर काबू पाकर तकलीफ से दहाइयाँ दे रही थी। आरिश अब अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, मगर ज़हन में जरनाश की हरकत याद आ रही थी। क्या थी वो लड़की? मम्मा डैड से सही बात करती थी, मगर इसके सामने इसकी बोलती बंद हो जाती थी। शर्ट मिलने पर कैसे बच्चों की तरह खुश हुई थी। आरिश के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। इसने अब तक लड़कियों को खुद के करीब आते ही देखा था, मगर आरिश ने एक हद मुकर्रर की थी कि कोई भी लड़की इसके करीब नहीं आ सकी। मगर ये लड़की, इसका तो एक पाकीज़ा रिश्ता भी था, मगर इतना घबराती पता नहीं क्यों। आरिश हसन जो ये दावा करता था कि जरनाश जैसी लड़की इसके काबिल नहीं है, आज वो इसी लड़की को सोच रहा था। इससे काम नहीं हो सका तो वो नीचे लॉन में आ गया। जरनाश खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर बहुत तेज़ हवा थी। वो लॉन में देख रही थी कि अचानक इसकी नज़र पड़ी नीचे लॉन में आरिश मुस्तरब सा टहलता हुआ सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। फिर सिगरेट भी पीता है, इससे सिगरेट पीने वालों से सख्त चिढ़ थी। इसका दिल ख़राब हुआ। गुस्से से खिड़की ही बंद कर दी। नीचे आरिश मुसलसल जरनाश को सोच रहा था कि क्या इसको अपनी बीवी से ही मोहब्बत हो गई है। नहीं, ये कैसे हो सकता है। दिमाग दिल की बात मानने पर तैयार नहीं था। वो मेरे साथ नहीं चल सकती, हम दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। मुझे ऐसी लड़की से कैसे मोहब्बत हो सकती है। मुझे तो पूरे तमाम लड़कियाँ पसंद थी। दिलो दिमाग में अजीब सी जंग जारी थी। तुम्हारी स्टोरी मुझे किसी फ़िल्म की तरह लगती है। वाओ, जरनाश एक रूट सा कज़न जिससे तुम्हारा निकाह हो चुका है, तुम्हें इससे मोहब्बत है मगर इससे नहीं है, और फिर एक दिन तुम्हारी मोहब्बत का रंग इसके ऊपर चढ़ जाएगा। फ़ायज़ा जो
पुरजोश सी बोल रही थी और जरनाश ने टोका, ज़्यादा फजूल मत बोलो फ़ायज़ा। जरनाश की बेहतरीन दोस्त थी, दोनों क्लास लेने के बाद कंटीन में बैठी थी। फ़ायज़ा बहुत अच्छी लड़की थी, इसकी ही वजह से जरनाश इतनी पुरएतमाद हो गई थी, मगर आरिश के सामने न जाने क्या हो जाता कि सारा एतमाद ख़त्म हो जाता। लड़की क्या सोच रही हो, आज तुमने वादा किया था मुझे ट्रीट दोगी। जरनाश के दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, जिसकी वजह से फ़ायज़ा इससे ट्रीट मांगी थी। हाँ मॉल चलो, शॉपिंग भी कर लेंगे और कुछ खा भी लेंगे। जरनाश ने मनसूबा बनाया, कुछ नहीं खाना, मुझे अच्छा खासा खाना है। फ़ायज़ा ने कुछ पर ज़ोर देकर कहा, अच्छा हाँ मोटी, अच्छा खासा खा लेना। अब वो ड्राइवर को कॉल करी थी, मामू से तो इजाज़त ले ली थी और नामा भी खुश हुई। अच्छा है बाहर जाओगी तो थोड़ा दिल बहल जाएगा, कितना कहीं जाना तो होता नहीं था, घर पर ही रहती हो। नैमा भी जब से हादसा हुआ था कहीं नहीं जाती थी। ड्राइवर आ चुका था, वो दोनों अब मॉल में घूम रही थी। यूनिवर्सिटी में फेयरवेल पार्टी थी, दोनों को कोई लिबास पसंद ही नहीं आ रहा था। उफ क्या है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब वो थक कर एक बुटीक में रुक गई थी। अचानक जरनाश को आरिश और आनिया नजर आई। ये देखो ये कैसा है। फ़ायज़ा ने बुत बनी जरनाश को मुखातिब किया। जरनाश ने कोई जवाब नहीं दिया तो फ़ायज़ा ने इसके ताक़ब में देखा जहाँ आरिश और आनिया एक गिफ्ट सेंटर में खड़े थे। जरनाश आओ इनके पास चलते हैं। वो इसका हाथ पकड़ कर खींचने लगी, पागल हो गई हो। जरनाश ने इसको डांटा, पागल मैं नहीं तुम हो, तुम बीवी हो इसकी, वो इससे चुड़ैल के साथ क्या कर रहा है। जरनाश इसकी बात पर मुस्कुरा दी। अच्छी खासी हसीन लड़की को वो इसकी मोहब्बत में चुड़ैल कह रही थी। आरिश की अचानक नज़र पड़ी तो वो फ़ौरन के पास आ गया। जरनाश की तो इसको देखकर हालत ख़राब हो चुकी थी। वही नीली शर्ट जीन्स के साथ पहने वो नक्सत से तैयार गज़ब ढा रहा था। खैरियत तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो इतनी पनाहियत से इससे मुखातिब था कि जैसे रोज़ इनमें बात हुई हो और वो इसके मामूल से वाकिफ़ हो। वो जरनाश हल्का रही थी कि फ़ायज़ा बोल पड़ी, हम ड्रेस लेने आए थे, यूनिवर्सिटी में पार्टी है ना, लेकिन जरनाश को तो कुछ पसंद नहीं आ रहा। आप हमारी मदद करवा दें। फ़ायज़ा बेचारगी से शक्ल बनाए आरिश की मदद मांग रही थी, जबकि जरनाश मुसलसल इसको घूर रही थी। इसके पाँव पर अपनी सैंडल भी रख चुकी थी। फ़ायज़ा तकलीफ़ से करा कर रह गई, मगर ये मंज़र आरिश की नज़रों से मख्फी नहीं रह सका। इसके चेहरे पर बेसाता मुस्कुराहट आ गई। जी श्योर, लब आप भी मुस्कुरा रहे थे और डिम्पल गहरा हो गया। आरिश तुम यहाँ खड़े हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। आनिया भी इन लोगों के पास पहुँच गई और जरनाश को देखकर एक नागवारी का एहसास हुआ, जबकि फ़ायज़ा ने भी इसको देखकर अच्छा खासा मुंह बना लिया। अलबत्ता जरनाश यूं ही खड़ी थी, वो नहीं चाहती थी कि आरिश को ज़बरदस्ती इसको शॉपिंग करवानी पड़े, जबकि आनिया की पेशानी पर बल वो देख चुकी थी और दिल बुझ चुका था। आनिया तुम फूड कोर्ट पर वेट करो या फिर अपनी शॉपिंग मुकम्मल करो, मैं 10 मिनट में आता हूँ, तुम्हें कॉल कर दूंगा। आनिया बेजारिश सी शक्ल बनाए वहाँ से जा चुकी थी और वो इन दोनों को लेकर एक बुटीक में गया। शुक्र से चुड़ैल से जान छूटी। फ़ायज़ा जरनाश के कान में घुसकर कह रही थी, ये पैक करवा देता हूँ। आरिश की आवाज़ से वो दोनों चूंकि अंगूरी कलर की घुटनों तक आती स्टाइलिश सी फ्रॉक थी और जिस पर वो मैरून कलर का हल्का सा काम था। वाह क्या चॉइस है आपकी आरिश भाई। उफ कितनी जल्दी रिश्ता बना लिया, बिल्कुल आंखें बदल ली। इसको देखकर मुझे पहचान ही नहीं रही। बेटा तुम चलो, तुम्हें बताती हूँ। जरनाश आंखों से इसको धमकी दे रही थी। फ़ायज़ा जिसको बड़े मज़े से नज़रअंदाज कर रही थी, ये हैवी हो जाएगा। जरनाश मनमनाई आरिश को इसको नज़रअंदाज किए सूट पैक करवा चुका था। वह अजीब आदमी, अपनी मर्ज़ी जिसको पहनना है इससे पूछा ही नहीं। फ़ायज़ा और आरिश आराम से सूट पैक करवा के आगे बढ़ चुके थे और वो पीछे चलती हुई दांत पीस रही थी। इस तोता चशम लड़की को तो मैं बताती हूँ, आई बड़ी भाई की बहन चमची। फ़ायज़ा आरिश से अच्छा खासा घुल मिल चुकी थी और वो इससे जरनाश का ही कोई किस्सा सुना रही थी, जिस पर वो मुस्कुरा रहा था। जरनाश का गुस्से से बुरा हाल था। जाओ अब तुम अपने भाई के साथ, मैं नहीं लेकर जाऊंगी तुम्हें। आरिश इन दोनों को गाड़ी के पास छोड़कर जा चुका था। जरनाश फ़ायज़ा पर गुस्सा आ रही थी, यार कितनी क्यूट लग रही हो तुम गुस्से में, काश आरिश भाई तुम्हें इस वक्त देख ले, फ़िदा हो जाएंगे। फ़ायज़ा मज़े से कहती उसके बराबर में बैठ चुकी थी, दफ़ा हो तुम। वो गुस्से से गाड़ी में बैठ गई। हाँ कदर करो लड़की मेरी, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए, तुम्हें तो कुछ पसंद नहीं आ रहा था। आरिश भाई नहीं होते तो हम कुछ नहीं ले पाते। तुम्हारे आरिश भाई ने सिर्फ जान छुड़ाने के लिए जो नज़र आए वो ले लिया ताकि इस प्लास्टिक की छिपकली के पास जा सके। जरनाश खफा सी शक्ल बनाए बैठी थी, जबकि फ़ायज़ा ने क्या लगाया, वाह क्या नाम दिया है मैडम ने, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आरिश भाई को की आंखों में चमक देखी थी, जो तुम्हें देखकर आई। वो चुड़ैल खुद पीछे पड़ी होगी इनके, वो मुझे ऐसे नहीं लगते। फ़ायज़ा मुसलसल आरिश की हिमायत कर रही थी और वो ड्रेस वाह इतना हसीन था, देखना मुगलिया शहज़ादी लगूंगी पहनकर। अब वो इसे बच्चों की तरह बुला रही थी। जरनाश को भी अपना मूड सही करना पड़ा और ये सच था, वो ड्रेस वाकई हसीन था और वो बहुत महंगा भी था। जरनाश को खुद कभी नहीं लेती क्योंकि इसे अच्छा नहीं लग रहा था इतना महंगा ड्रेस ले ले। पता नहीं सब क्या सोचे कुछ भी तो इस घर की चीज़ों को अपना हक नहीं समझती थी। आरिश देखो, मैं बचपन से सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, मैंने हमेशा तुम्हें अपना साथ देखा है। मम्मा मेरी कहीं और शादी करवाना चाहती हैं, मगर मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं सोच सकती। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। आनिया बोल रही थी और
डर भी रही थी कि कुछ भी था, आरिश की शख्सियत से वो भी खाइफ रहती थी, तब ही आज तक इससे इज़हार नहीं कर सकी, वरना वो ज़्यादा ख्याल की लड़की थी। जबकि आरिश पुरसुकून सा बैठा स्टॉक को घुमाते उसे सुन रहा था। मैं जानती हूँ इस निकाह में तुम्हारी कोई मर्जी शामिल नहीं थी, तुम बहुत जल्दी से तलाक दे दोगे बस। वो बोला नहीं, धाड़ा था, एक लफ्ज़ नहीं। वो बीवी है मेरी, आइंदा ऐसी बात मैं तुमसे नहीं सुनूं। आनिया जैसी लड़की भी इसकी आवाज़ से सुनकर सहम गई थी। आगे पीछे बैठे लोग भी मुड़कर देने लगे। देखो आनिया, आपकी आवाज़ धीमी थी, मैंने माना कि जरनाश मेरा आइडियल नहीं थी, मगर ये भी सच है कि मैंने तुम्हें भी कभी इस लिहाज से नहीं देखा। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, जिस तरह बिलाल और जुहेब। जब मैंने देखा कि तुम कुछ और सोच रही हो, तब मैंने तुम्हें समझाने की और रोकने की बहुत कोशिश की, मगर तुमने खुद ही सब कुछ फ़र्ज़ कर लिया था, जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं ज़ुहाब को जानता हूँ, वो अच्छा लड़का है, तुम्हें पसंद भी करता है। हम ज़बरदस्ती किसी को अपना नहीं बना सकते। जो हमारी किस्मत में होगा वो हमें मिल कर रहता है। ज़रूरी नहीं हम जिस चीज़ की ख्वाहिश करें वो हमें हासिल हो। आरिश इसे नरम लहजे में समझा रहा था। हाँ सही कह रहे हो, कुछ ख्वाहिशें हमारे दिल में हसरत बनकर रह जाती हैं। टूटे हुए लहजे में कहती वो वहाँ से चलेगी। आरिश ने एक गहरी सांस भरी। आनिया जैसे गाड़ी में बैठी, इसका फ़ोन बजा। कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ ज़ुहाब था। आनिया कैसी हो, हम कहीं मिल सकते हैं? ठीक है कल। आनिया ने कुछ सोते हुए टाइमिंग और जगह बताई। दिल खून के आंसू रो रहा था। इतने सालों का गम था, यूँ तो नहीं भरता। खुद तो खाली हाथ रहेगी, मगर ज़ुहाब को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहती थी। ज़ुहाब काफ़ी सालों से इसके पीछे पड़ा था और आनिया के झिड़कने पर भी इसकी मुस्तकिल मिजाजी में कोई कमी नहीं आई थी। वो घर आ चुकी थी और आज इसे आरिश का गम मनाना था, अपनी अधूरी मोहब्बत का गम। ये गम तो कभी नहीं भरता, मगर वो समझ चुकी थी कि हर इंसान की किस्मत में जो लिखा जा चुका है वही मिलना है, इंसान जितनी भी कोशिश कर ले। आरिश जैसे ही दिलावर शाह की हवेली पहुंचा, मिठल गेट पर ही इसके इस्तकबाल के लिए खड़ा था। फिर इसको अपनी सिमत में बैठक में ले जाकर बैठा दिया और दिलावर को पैगाम देने के लिए चला गया। जबकि आरिश इस वसी रीज़ बैठक को तफसील से देने लगा। कमरा वाकई किसी सियासतदान का ही पस मंज़र साबित कर रहा था। चारों तरफ दीवारों में बड़ी बड़ी सी दिलावर शाह की तस्वीरें लगी थी। किसी में वो शिकार कर रहे थे तो किसी में गाँव के मजबूर लोगों को लिफाफे तकसीम करते हुए थे। आरिश के लबों पर तंज़िया मुस्कुराहट बिखर गई। खुश आमदीद। दिलावर शाह अंदर आए और पुरजोश तरीके से आरिश से सलाम किया और बरखुरदार, बहुत ऊंचा उड़ रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही पुरजोश जवानों की ज़रूरत है इस कौम को। आरिश तंज़िया मुस्कुराहट से सजाए इनकी बात सुन रहा था। वो काफ़ी देर से इससे ज़ाती सवालात पूछ रहे थे, जिसका वो तमस से जवाब दे रहा था। फिर खाने का दौर चला, जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के खाने मौजूद थे। आरिश ने खाने को सिर्फ बराए नाम चखा। खाने के बाद दिलावर शाह ने कहा, अरे वो तोहफ़ा तो ला मिठल, जो मेहमान को देने के लिए रखा है। कुछ देर में मीर शाह भी आ गए। दोनों ही एक दूसरे को नापसंद करते थे। आरिश इसको ज़ाती तौर पर भी जानता था। मीर शाह की शोहरत कुछ अच्छी नहीं थी। वो अपने बाप की शोहरत से फ़ायदा उठाकर हर नाजायज़ काम धड़ल्ले से करता था। मिठल एक बैग के साथ वापस आया। हम जानते हैं कि तुम आगे तक जाओगे, बहुत जोश है तुम काम करो। देखो मुल्क में बहुत से मसाइल हैं, इस पर काम करो। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि सियासत में आ जाओ, हमें ऐसे भी तुम जैसे नौजवानों की बहुत ज़रूरत है। बेहतर है शाह साहब आप काम की बात कर लें, जिसकी वजह से आपने अपना इतना कीमती वक्त बर्बाद करके मुझे बुलाया। मुझे ऐसी सियासत से माफ़ रखें शाह साहब, जहाँ आवाम के खून से अपनी सियासत चमकाई जाए और सियासतदान का लबादा ओढ़कर मंशियात फरोशी जैसा घिनौना धंधा किया जाए और मुल्क की माशियत और आवाम को नुकसान पहुँचाकर खुद को मुल्क का वफादार साबित करे। आरिश शाह बेजार हो गया था इनकी चापलूसी जैसी बातों से, इसलिए इसने खुले लफ्ज़ों में बात की ताकि दिलावर अब इस पर किसी और तरीके से जाल फेंकने की कोशिश ना करे, बल्कि साफ बात करे। मीर शाह तो इसकी बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो चुका था। इससे पहले कुछ बोलता दिलावर शाह ने अपना हाथ बेटे के कंधे पर रखकर ठंडा करने की कोशिश की। बरखुदा लगता है बड़े जोश में हो, इतना ऊंचा ना उड़ो के मुँह के बल गिरता तो वो है शाह साहब, जिसकी रस्सी खुदा ने दराज की हो और अचानक जब वो रस्सी खींचता है तो संभलने का मौका भी नहीं मिलता। दिलावर शाह का कहका फ़ज़ा में गूंजा था, मैं तो तुमसे मुतासर हो चुका हूँ। चलो एक डील करते हैं, तुम ये मंशियात वाले केस पर तहकीकात करना छोड़ दो और मैं तुम्हें इसके बदले में दूसरी मालूमात दे सकता हूँ, जिससे ना सिर्फ तुम्हें फ़ायदा होगा बल्कि तुम्हारे प्रोग्राम की रेटिंग भी बढ़ेगी। वो मूँछों का बल देते हुए सामने बैठे आरिश से मुखातिब थे, जो सपाट सा चेहरा लिए बैठा था। जबकि मीर शाह बाहर जा चुका था। कुछ भी था, वो आरिश की शख्सियत के रौब में आ गया था और वैसे भी अब इसकी अय्याशी का टाइम हो गया था। वो दोस्तों की तरफ निकल गया। आरिश ने घड़ी देखी और कहा, साफ सी बात है शाह साहब, मैं जो काम ठान लूँ वो करके रहता हूँ। अब मैं ये काम किसी सूरत नहीं रोक सकता और जहाँ बुराई देखूंगा इसको जड़ से ख़त्म करूँगा। अब वो सामने पड़े बैग की तरफ देख रहा था, जहाँ हरे और नीले नोटों की गुड्डियाँ थी। और हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि हर किसी को पैसे से ख़रीदा जा सकता है तो ये आपकी भूल है। कुछ लोगों का ज़मीर अब भी ज़िंदा है और मुल्क से मोहब्बत बाकी है।
जो आप जैसे गद्दार लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। आप इजाज़त दें, मुझे अफसोस है कि आपका ये वार कारगर साबित नहीं हो सका। वो लंबे लंबे डग भरते हुए वहाँ से जा चुका था, जबकि दिलावर शाह गुस्से से खड़े थे। आज तक किसी ने भी इनके काम के बीच में आने की कोशिश नहीं की थी, और जो आया इसका मुंह बंद करवाना दिलावर शाह को अच्छे तरीके से आता था। मगर ये लड़का इनकी तवक्को से ज़्यादा ईमानदार और ज़हीन था। वो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। लगता है इस लड़के के पर काटने पड़ेंगे मिठर। जी साईं, वो मोदब सा खड़ा था। इस लड़के पर पूरी नज़र रखो, इसकी फैमिली पर भी। कब आता है, कब जाता है, क्या करता है, रोज़ रोज़ का मामूल चाहिए और हमारे हुक्म के मुंतज़िर रहो। सारी अकड़ निकल जाएगी इसकी। करता हूँ कुछ। जी साईं, जैसे आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है, गाड़ी निकालो। जी साईं। वो बहुत कुछ सोचे बैठे थे। अभी इन्हें किसी दौरे पर जाना था। मिठल ने गाड़ी निकालते ही 2-3 मसल्ला गार्ड की गाड़ी भी इनके की गाड़ी के साथ दूर आती हुई जा चुकी थी। जो काम वो कर रहा था वो खतरे से खाली नहीं था। सॉरी। वो जानता था कि अब इनका अगला कदम ज़रूर ख़तरनाक होगा। अब वो खुद को हर खतरे से निपटने के लिए तैयार कर रहा था। इसने घर पर इस बात का किसी से जिक्र नहीं किया था। इसे पता था कि नाइमा परेशान हो जाएगी। वो मुसलसल कमरे से मोहल्लिक टेरेस में खड़ा सोच रहा था कि अचानक नीचे लॉन पर नज़र पड़ी। नीले रंग का आंचल बार बार नज़र आ रहा था और झलक दिखाकर गायब हो रहा था। जरनाश कोई किताब लिए शायद पढ़ रही थी। इसके फाइनल ईयर के इम्तिहान होने वाले थे। अब वो नज़र कम आती थी। अक्सर कमरा बंद करके पढ़ रही होती या लॉन में टहल कर पढ़ती हुई नज़र आती। इस तरफ थी वो इस तरफ थी जहाँ से आरिश के बालकोनी से बामुश्किल नज़र आता था। अचानक आरिश के दिल में इसको सामने से देखने की ख्वाहिश हुई। वो दिल की इस अनोखी फरमाइश पर हैरान था। ये सोचकर ही मुस्कुराहट इसके संजीदा चेहरे पर फैल गई कि अभी वो अचानक इसे देखकर घबरा जाएगी। इसे सोचने से और बेचैन कर दिया। इसका दिल चाह के जाए और जरनाश का घबराया हुआ चेहरा देखे वो अपने दिल पर काबू नहीं पा सका और लबों में मुस्कुराहट दबाए लॉन में पहुंच गया, जहाँ वो अब भी ठहर रही थी। मगर अब इसे इसका चेहरा साफ नज़र आ रहा था। जरनाश की नज़र अब तक इस पर नहीं पड़ी थी। वो दूर खड़ा काफ़ी देर तक इसको देखता रहा और ख़ुद भी नहीं जानता था कि इस तरह की बचकाना हरकत क्यों कर रहा है। नज़रों का अर्तकाज़ था कि जरनाश की नज़र सामने पड़ी। दोनों हाथ ट्राउज़र की जेब में डाले वो दिलचस्पी से इसे ही देख रहा था। आंखें शार से मुस्कुरा रही थी। हाय अल्लाह, ये काबा है और मुझे ही देख रहे हैं। जरनाश ने ज़रा सी नज़र उठाकर देखा, फिर झुका ली। तौबा, इंसान की आँख है या रिबोट की? ज़रा भी पलके नहीं झपक रहे। अब वो इन नज़रों से खौफ सी हो गई थी। कुछ पढ़ा भी नहीं जा रहा था। हाय, ये तो यहीं आ रहा है। जब से आरिश के देखने का अंदाज़ बदला था, जरनाश इससे दूर भागती थी। मैं क्यों घबरा रही हूँ? नहीं जरनाश, तुम बीवी हो, कोई ज़रूरत नहीं है घबराने की। रिलैक्स जरनाश, रिलैक्स। वो आंखें बंद करके ख़ुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रही थी। आंखें बंद करके कौन सी किताब पर कौन सी पढ़ाई हो रही है? उफ, वो उछल ही तो गई थी आवाज़ पर, फिर फ़ौरन खुद पर काबू पा लिया। वो संजीदा सी शक्ल बनाई इससे पूछा था, लेकिन आंखों में शरारत सी चमक रही थी। वो मैं दुआ पढ़ रही थी। ओह! आरिश ने लबों पर आती मुस्कुराहट का गला घूंटा। वैसे तुम दोनों की दोस्ती है, लग रहा है काफ़ी देर से दोनों साथ ठहरी हो। वो अब भी मुस्कुराहट दबाए इससे मुखातिब था। कौन? जरनाश की आंखें फैल चुकी थी क्योंकि वो काफ़ी देर से अकेले ही थी। फिर कौन था जिसके साथ वो बात कर रहा था? वो आरिश ने दीवार की तरफ इशारा किया जहाँ मोटी सी छिपकली से ही देख रही थी। खौफ से इसकी चीख निकल गई और वो इस जगह से दूर भागी। लॉन में लगी कुर्सी पर बैठकर वो अपनी सांस दुरुस्त कर रही थी। सोच कर ही खौफ से झुरझुरी आ रही थी। छिपकली इसके साथ ठहर रही थी। आरिश भी अब इस कुर्सी पर बैठ चुका था, लेकिन मुस्कुराहट अब भी चेहरे का हाथा किए हुए थी। जरनाश अब इसे शक की नज़र से देख रही थी। ओह तो मोहतरमा, मुझे नहीं छिपकली को देख रही थी। ओह तो मोहतरमा, मुझे नहीं छिपकली को देख रहे थे। आपको पता था वहाँ छिपकली है, बताया क्यों नहीं मुझे? और इंतज़ार में थे कि कब छिपकली मेरे सर पर गिरे और मुझे अपना लुकमा अजल बना ले। इसके कहते ही आरिश का कहका फ़ज़ा में गूंजा, जबकि जरनाश ने भी ज़बान दांतों में दबा ली। ये मेरी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है कि छिपकली इंसानों को लुकमा अजल बनाती है। मुझे तो यही लगा था कि ये सिर्फ लड़कियों को डराने के काम आती है। आरिश का कहकर रुका नहीं था। गर्दन पीछे किए वो मुसलसल हंस रहा था। माथे के बाल कुछ और बिखर गए थे। ज़्यादा हंसने की वजह से आंखों में आंसू आ गए और वह बैठी इस वक्त को कोस रही थी जब इसके मुंह से ये निकला था। पता नहीं मेरी बोलती बंद हो जाती या फिर उल्टा सीधा ही निकलता है ज़बान से इनके सामने। अब ये मेरा मजाक उड़ाते रहेंगे? नहीं, आई स्वेयर मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा, ना ही किसी को बताऊंगा। संजीदा सा चेहरा बनाए वो इसे कह रहा था, मगर आंखें अभी तक इशारे से मुस्कुरा रही थी। वो ये दिल की बात कैसे पढ़ लेते हैं? जरनाश दिल ही दिल में तिलमिलाई, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम बुलंद आवाज़ में सोचती हो? अब वो मुस्कुरा दबाए खड़ा हो गया और वो खजर सी होगी। वाकई इसकी बहुत बुरी आदत थी, दिल ही दिल में बात करती आवाज़ बुलंद हो जाती थी। आज अच्छा, अब जाकर सो जाओ, ऐसा ना हो कि वाकई छिपकली उड़ते हुए आए और तुम्हें लुकमा अजल बना ले। पहले वो वाकई डर कर जाने लगी, मगर अचानक बात पर गौर किया तो इससे मुड़कर देखा जिसे फिर हंसी का दौरा पड़ चुका था। अब की बार वो भी मुस्कुरा दी। वो आरिश का ये रूप पहली बार देख रही थी, वरना इतना हंसते हुए इसने इसे कभी नहीं देखा था। वो दोनों एक ही दूसरे को देख रहे थे और मोहब्बत के इस रंग से रोशनास हो रहे थे जिससे दोनों ही नाम वाकिफ थे। जरनाशी होश में आई और जल्दी से अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी, जबकि आरिश के कहके ने
इसका ताक़ुब किया था। आरिश भी कमरे में आ गया था और अब पहले वाली परेशानी चेहरे से गायब थी, बल्कि एक शौक से मुस्कुराहट ने इसके लबों का अता किया हुआ था। सारे दिन भर की कसाफत धुल चुकी थी और वह अब खुद को तरोताज़ा महसूस कर रहा था। वाह आरिश, मान लो कि तुम्हें अपनी ही बीवी से मोहब्बत हो चुकी है। वो सोने के लिए लेट चुका था, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। अगर वो जाग रहा था तो जरनाश को कौन सा नींद आनी थी। आरिश की आंखें उफ बार बार इन आंखों को याद कर रही थी, जहाँ आज पहली बार इसे अपने लिए मोहब्बत नजर आई। तो आरिश एहसान, मेरी दुआओं ने आपको जीत लिया, मेरी मोहब्बत सुरखरू होगी। एक फातिहा बिना सरशार सा तो दूसरा अपनी हार तस्लीम किए खुश था। आनिया की मंगनी का इन्विटेशन कार्ड आया था। जरनाश को हैरत बड़ी खुशी हुई। नाइमा बेगम भी खुश थी। कुछ भी था, भांजी से इनको अब भी मोहब्बत, इनका दुख इन्हें था। एक गिल्ट का शिकार थी जिससे आज वो खुद को हल्का महसूस कर रही थी। आनिया खुद आई थी, नाइमा से भी अच्छे से मिली और माफ़ी भी मांगी। आंटी मुझे माफ़ कर दें, शायद मैं खुद गर्ज हो गई थी। कोई बात नहीं बेटा, अब पुरानी बातें दोहरा कर अपनी खुशी मत ख़राब करो। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। आनिया के लबों पर एक फीकी मुस्कुराहट आकर गुजर गई। आंटी जरनाश कहाँ है? आज वो पहली बार खुलूस से जरनाश का पूछ रही थी। किचन में है बेटा, जाओ जाकर मिल लो। अब वो जरनाश के पास खड़ी थी। जरनाश को बहुत हैरत हुई। आनिया इस तरह झिझक रही थी जैसे कुछ कहना चाहती हो। पहले वाली मगरूरियत चेहरे पर बिल्कुल नहीं थी। आनिया, आपकी मंगनी का सुनकर बहुत खुशी हुई, मुझे मुबारक हो। जरनाश ने ही बात का आगाज़ किया। थैंक यू, तुम बहुत अच्छी लड़की हो जरनाश। वो अचानक इसका हाथ थाम कर कहने लगी। जरनाश हैरान और परेशान इसको देख रही थी। थैंक यू, तुम बहुत अच्छी लड़की हो जरनाश। वो अचानक इसका हाथ थाम कर कहने लगी। जरनाश हैरान और परेशान इसको देख रही थी। मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया और तुम मुझे इतनी खुशदिली से मुबारकबाद दे रही हो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तो आरिश से तुम्हारी खैर छोड़ो, ये बताओ मंगनी में तो आओगी ना? आखिर में इसकी आवाज़ भीगी सी हो गई। अरे ये भी कोई कहने की बात है, ज़रूर आऊँगी और आपको अब कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये बताएं, चाय पियेंगी या कॉफ़ी? तुम जो चाहो, आनिया ने कहा और दोनों कहकर लगाने लगी। आनिया ने आरिश की आंखों में जरनाश की मोहब्बत देखी थी। वो अब जरनाश को नापसंद नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो तो इसकी मोहब्बत थी। दोनों की आंखों में नमी चमक रही थी। आज आनिया ने काफ़ी देर जरनाश के साथ बातों में गुजारा। दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। आज आरिश न्यूज़ रूम में पहुंचा तो उसके चैनल के सीईओ ने इसे अपने पास बुलाया। आरिश, तुम जानते हो ये काम खतरे से खाली नहीं है। तुम जानते हो दिलावर शाह के ताल्लुका कितने ज़्यादा हैं, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि बुराई एक वक्त तक हावी रहती है, एक ना एक दिन अच्छाई इस बुराई को ख़त्म कर देती है। मुझे इस दिन का इंतज़ार है। आरिश, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जैसे लोगों की वजह से ये मुल्क बचा हुआ है। बस मैं चाहता हूँ तुम थोड़ा एहतियात करो। कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत हो तो मुझसे कहना। जी जी बिल्कुल, आपकी वजह से तो मैं साबित कदम। अब वो मुस्कुराता हुआ खड़ा हुआ था। आरिश अपना काम ख़त्म करके सीधा हुआ था कि एक कॉल आई। हेलो, कौन? बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में बात करने की? शट अप, अपनी नापाक ज़बान से मेरी बीवी का नाम मत लो। रूमियों को तो नाम लेने से ही बड़ी तकलीफ़ हो रही है, फिर इसे तकलीफ़ में देखकर कितनी तकलीफ़ होगी। मीर शाह कहकर लगा रहा था, जबकि आरिश का बस नहीं चल रहा था कि वो जाके इसे शख्स का गला दबा दे। तुम्हारी लड़ाई मुझसे है तो बेहतर है मुश्तक रहो। मेरी फैमिली में से किसी को भी कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी की तो मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम? वो धाड़ा था, दिमाग की रगें तन गई थी। अगर मीर शाह सामने होता तो शायद वो इसे ज़िंदा नहीं छोड़ता। नहीं नहीं एंकर, तुम्हारी फैमिली नहीं, सिर्फ तुम्हारी बीवी। मैं तुम्हें वहाँ से नुकसान पहुँचाऊँगा जहाँ तुम तकलीफ से बिलबिला जाओगे। मीर शाह फ़ोन में शेर बना बैठा था, जबकि इसने तो अंधेरे में तीर चलाया था, मगर तीर सही निशाने पर लगा था, बल्कि इसकी तवक्को से ज़्यादा आरिश जरनाश का नाम सुनकर तैश में आ गया था। अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारी इस घटिया चाल से मैं डर जाऊँगा तो ये सोच है तुम्हारी। जिस काम के लिए तुम रुक रहे हो, ठीक है, नहीं करता मैं, मगर जो चीज़ मेरे पास है वो तुम्हारी मंगेतर और तुम्हारे बाप और तुम्हारे ख़ानदान वालों को दिखाने के लिए काफ़ी है, और तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। मीर दिलावर शाह, मैं चुप हूँ सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे किसी भी ज़ाती फ़ाल से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं सिर्फ अपने मुल्क के लिए काम करता हूँ। लेकिन अगर तुमने मेरी बीवी या मेरे घर वालों में से किसी को भी नज़र उठाकर देखा तो तुम याद रखोगे कि तुमने आज एहसान के घर में नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। धीमे धीमे लहजे में गरा कर कहता वो वाकई मीर दिलावर शाह की बोलती बंद करवा चुका था। मीर शाह की वाकई हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मीर शाह एक बिगड़ा हुआ लड़का था और इसके बहुत से कारनामों को आरिश को पता था। वो परेशान हो गया था कि इसकी चाल उल्टी पड़ गई थी। आरिश दोनों हाथ सर पर रखे बैठा था, चेहरे पर संजीदा से आसार थे। ब्राउन आंखें नम गम और गुस्से से सुर्ख हो चुकी थी। सोच सोच के दिमाग मौफ हो रहा था। इसे अंदाज़ा नहीं था कि दिलावर शाह इस हद तक गिर जाएगा कि अपने बेटे को आगे कर देगा और जरनाश तक पहुंच जाएगा। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो जाके इसका मुंह तोड़ दे। जरनाश का नाम इसके मुंह से सुनकर आग बबूला हो चुका था। अचानक इसे याद आया कि आज जरनाश की फेवर पार्टी थी। फ़ौरन घड़ी देखी और गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। इसने अपनी तरफ से तो मीर शाह को अच्छी खासी धमकी दे दी थी, जिससे वो वाकई परेशान हो गया था, मगर आरिश के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था इसे डराने के लिए। इसे कहा था, मगर
मीशा वाकई बिलबिला गया था क्योंकि सिर्फ दौलत और शोहरत की वजह से वो इतना उड़ता था, मगर अंदर से वो एक बुज़दिल मर्द था। आरिश जानता था कि वो सिर्फ कह रहा था, करने की हिम्मत इसके अंदर नहीं है, मगर वो अब हर तरह से सोच रहा था। वो फिर भी एहतियात करना चाहता था। मामले की संगीनी का एहसास इसे अब हुआ था। वो अब किसी को कॉल मिला रहा था, रश ड्राइविंग करता हुआ। अब वो कॉल पर मसरूफ़ था। हेलो, हाँ उस्मान यार, कल मुझसे मिलो। हाँ हाँ, वही केस डिस्कस करना है। हाँ, अब धमकी पर उतर आए हैं वो लोग, पता नहीं खुद को खुदा समझ बैठे हैं। बस मैं चाहता हूँ कि इस खेल को अब ख़त्म कर दूँ। अब मैं जल्द इनको अंजाम तक पहुंचाना चाहता हूँ। वो अब कॉल रख चुका था। गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज़ थी। ब्राउन आंखें संजीदा सी, सामने मिरर पर जमाए लब भींचे। वो बार बार घड़ी देख रहा था। बस वो निकली ना हो, एक ही दुआ इसके ज़बान पर थी, हाँ फ़ायज़ा, हाँ मैं बस निकल रही हूँ। वही इस दिन वाली फ़्रॉक पहने हल्के से मेकअप के साथ वो वाकई कोई मासूम सी परी लग रही थी। वो अब वो आईने में खुद का जायज़ा ले रही थी। अचानक दिल ने ख्वाहिश की कि काश आरिश इसे इस तैयारी में देख ले। दिल की इस ख्वाहिश पर लबों पर मुस्कुराहट खिल गई। अभी तो बहुत टाइम था आरिशा के आने में, मगर से जल्दी ही निकलना था। वो तैयार होकर नीचे लॉन्च में आ गई। नामा ने देख कर दिल में इसकी नज़र उतारी। बहुत प्यारी लग रही हो। प्यार से उसे देखते हुए कहा अपनी तारीफ पर। वो शर्मा से कि ड्राइवर को कह दिया था ना जाओ, जाओ जी आंटी। वो बाहर निकल गई। आरिश पोर्च में पहुंचा तो देखा वो तैयार थी और जाने के लिए निकल रही थी। 1 मिनट के लिए तो वो उससे दिखता रह गया। ये वही जरनाश थी, यहाँ कोई मासूम परी वो नज़र हटा नहीं पा रहा था। बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पाकर वो आगे बढ़ा। दिल अनजाने खौफ से लड़सा गया। कहाँ जा रही हो? वो सत्य से पूछा। कोई ज़रूर नहीं है कहीं जाने की, जाओ अंदर। मगर मैं मामू से कहा था मैंने। वो हैरान और परेशान थी। इसे क्या हुआ था? कल तक तो ठीक था, अब ये? वो डबडबाई नज़रों से उसे देख रही थी। मैंने कहा ना जाओ अंदर। अब की बार वो धाड़ा था। जरनार से सहम गई थी और दौड़ती हुई अंदर चली गई। वो दूर खड़ा से ज़्यादा देख रहा था। जिस लड़की को इसने डांटा था, वो इसे कैसे बताए कि वो लड़की इसके लिए कितनी अहम होगी। वो इस नाजुक सी लड़की को खोने से डरता है। इसकी हर सांस में अब सिर्फ वही बसती है। इसकी तकलीफ़ का सोच कर इसकी जान निकलने लगी थी। इसलिए इससे सख्ती दिखानी पड़ी, सिर्फ इसलिए कि वो इसके लिए बहुत अहम थी। लेकिन जरनाश के आंसू इसे तकलीफ़ दे रहे थे। किस तरह बेयकीनी से उसे देख रही थी और वो खुद कितनी हसीन लग रही थी। डरी सहमी नाजुक सी दिल चाहा इसे अपने सीने में छुपा ले और दुनिया के जालिम नज़रों से बहुत दूर ले जाए। वो थका हुआ सा लॉन्च में दाखिल हुआ, जहाँ नाइमा बेगम परेशान सी बैठी थी कि आरिश क्या हुआ? तुमने कुछ कहा है? जरनाश को अच्छा खासा तैयार थी जाने के लिए, अभी रोती हुई कमरे में गई है। जी मैंने मना कर दिया, संजीदा लहजे में कहता अपना कोट ताने लगा, मगर लफ्ज़ों में सदियों की थकन थी। तुमने मगर क्यों? नाइमा उलझन का शिकार हुई। मम्मा प्लीज़, अभी कोई क्वेश्चन नहीं, मैं आपको सब बता दूंगा, मगर प्लीज़ अभी नहीं। क्या हुआ आरिश, तुम परेशान हो? वो फ़िक्रमंदी से पूछने लगी। कुछ नहीं अम्मी, बस मैं नहीं चाहता कि वो ऐसी पार्टी में जाए। वो बोलता हुआ ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि नाइमा हैरान और परेशान थी कि आरिश इतना इनसिक्योर कब से हो गया था। आरिश अब अपनी बालकोनी के पास खड़ा सिगरेट फूंक रहा था। इस कॉल के बाद एक दिन में ही इसके चेहरे पर थकन के आसार थे, जैसे कुछ खोने का डर था। मसला ये नहीं था कि वो डर गया था, वो जानता था कि मीशा अब कुछ नहीं कर सकता, मगर दिलावर शाह के दिमाग में अगर ये बात आ गई तो फिर वो किसी भी ज़रिए से इसके काम को रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जरनाश का सोचकर इसे लगता कोई इसकी रूह को खींच रहा हो। इसे आज एहसास हुआ कि ये दो बोलों का रिश्ता इतना कमज़ोर भी नहीं होता। निकाह बहुत ताकतवर रिश्ता है। जिस रिश्ते को खुदा ने बनाया हो वो कमज़ोर कैसे हो सकता है? वाकई ये दो लोगों के बंधन का नाम है। एक को तकलीफ़ हो, दूसरा तरफ जाए जहाँ मोहब्बत करनी नहीं पड़ती, खुद ब खुद हो जाती है। कोई कशिश होती है जो एक दूसरे की जानिब खींचती है। आज की रात दोनों के लिए तकलीफ़दा थी। जरनाश जब से कमरे में आई थी मुसलसल रो रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे रोना किस बात पर आ रहा है। क्या पार्टी में नहीं जाने की वजह से? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि आरिश की आंखों की सख्ती इसे रुला गई थी। इसकी बेतबारी रुला रही थी। इसे लगा शायद वो इसे पार्टी में जाने से रोक रहा है। और इसका वो गुस्से से धारणा, आखिर ऐसा क्या किया था इसने? किस बात का गुस्सा था इससे? फ़ायज़ा की मुसलसल कॉल आ रही थी जिसे वो नज़रअंदाज कर रही थी, मगर वो मुस्तकिल मिजाजी से इसे कॉल कर रही थी। झंझला कर इसे कॉल उठानी पड़ी। फ़ायज़ा, मुझे समझ नहीं आता ये शख्स चाहता क्या है? रो के आवाज़ बैठ चुकी थी। क्या हुआ है जरनाश, तुम रो रही हो? आरिश भाई ने कुछ कहा है? फ़ायज़ा को उसके रोने से परेशानी हो रही थी। कभी मुझे लगता है एक यही शख्स है जो मेरा अपना है, जिसके साथ मैं पूरी दुनिया के सामने तमाश से खड़ी हो सकती हूँ, और कभी लगता है कि वो मेरा कभी था ही नहीं। क्या इसे निकाह के बोलों का असर सिर्फ मुझ पर हुआ है? क्या इसे एहसास नहीं होता? कुछ नम आवाज़ में वो अपने अंदर की तमाम बेचैनी निकाल रही थी। फ़ायज़ा खामोशी से सुन रही थी। वो चाहती थी कि वो अपने दिल हल्का कर ले। अच्छा है, फिर पुरसकून हो जाएगी। सुबह बहुत बोझिल सी थी। नाश्ते के टेबल पर आरिश की नज़रें बेचैन रही, मगर वो नज़र नहीं आई। आरिश, तुम्हारी मम्मा क्या कह रही हैं? कल तुमने जरनाश को जाने से मना कर दिया। हसन संजीदा लहजे में इसे मुखातिब थी, जबकि गहरी नज़रें बेटे का जायज़ा ले रही थी। सुर्ख आंखें रात भर जगने का बेद खो रही थी। माथे पर तफक्कर का जाल था और पछतावे का एहसास। इतनी नाजुक सी तो
इतनी नाजुक सी तो है वो, क्या ज़रूरत थी अपनी परेशानी में इस पर गुस्सा दिखाने की। शायद वो ज़रूरत से ज़्यादा साहस और जज्बाती हो गया था। कुछ पूछ रहा हूँ मैं आरिश, और मैं सच सुनना चाहता हूँ। अब इनके लहजे में सख्ती थी और आरिश हाथ में टोस्टली गहरी सोच में था। जी डैड। इसे लगा शायद सच बता देना चाहिए। इसने इन्हें सच से आगाह कर दिया। आरिश, ये कोई पहली बार तो नहीं है, तुम पहले भी इसी तरह के मामलात को संभाल चुके हो। बी ब्रेव बेटा, मैं जानता हूँ जरनाश को खोने के डर से तुम्हारा ये हाल हुआ है। अब की बार वो मुस्कुराए थे, जिस पर आरिश भी खजल सा मुस्कुरा दिया था। एहसान साहब भी परेशान हो गए थे, मगर बेटे के सामने वो जाहिर नहीं कर सके। आरिश अब पुरसकून था, मगर शर्मिंदगी का एहसास बहुत तंग कर रहा था। लगता है मोहतरमा को मनाना पड़ेगा। चल भी आरिश एहसान, अब तुम्हें ये काम भी करना पड़ेगा। वो खुद से मुखातिब था और एक मुस्कुराहट लबों पर दौड़ गई। वो नाश्ता छोड़कर इसकी तलाश में डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गया। ये तो वो जानता था कि वो यहीं कहीं है, क्योंकि सुबह जल्दी उठने की आदत थी। वो लॉन के पीछे फूलों के बाड़ की तरफ आया, जहाँ वो उदासी सी मुरझाई हुई कलियों को तोड़ तोड़ कर फेंक रही थी। एक खूबसूरत मंजर था सुबह का। आरिश को लगा कि इससे हसीन सुबह इसने कभी देखी नहीं। वो खामोशी के साथ इससे कुछ फासले पर बैठ चुका था, जिसे इसने देखकर भी नज़रअंदाज किया। हल्के लेमन कलर की कमीज़, ट्राउज़र और हम रंग का दुपट्टा पहने खफा खफा सी सुर्ख आंखों के साथ दिल में उतर रही थी। क्या तुम मुझसे लड़ोगी नहीं? गंभीर सी आवाज़ में इससे मुखातिब हुआ और इसके दिल की धड़कन की रफ्तार बढ़ा गया। मुझे क्या हक़ है जो मैं लड़ूं आपसे? ये हक़ तो सिर्फ आपके पास है, जब मर्जी डांट दें। वो खफा सी शक्ल बनाकर बोली, अच्छा क्या माफ़ नहीं करोगी? अब वो मासूम बना इससे सवाल कर रहा था। जरनाश ने चूंकि इसकी शक्ल देखी, क्या वो रात वाला आरिश है? लेकिन वो तो मुख्तलिफ सा। आरिश आंखों में मोहब्बत का समंदर ठाटे मार रहा था। जरनाश ज़्यादा देर इस मकनातीसी आंखों की तपिश सह न सकी। फ़ौरन नज़रों का जावे बदला। इसका घबरा कर नज़र चुराना आरिश को हंसने पर मजबूर कर गया। इसे ऑफिस से देर हो रही थी, इसलिए वो अब जाने लगा। फिर मुड़कर मुखातिब किया, सुनो। वो दूर खड़ी सवाल नज़रों से देख रही थी। आज रात मंगनी में वही ड्रेस पहनना, ये कहकर वो जा चुका था। जरनाश अपनी बेतरतीब धड़कनों को संभाल रही थी। इन दोनों के दरमियान कोई अहद व पैमान नहीं, और ना ही किसी किस्म का इजहार किसी ने किया था, बल्कि बगैर कुछ कहे दोनों के दरमियान मोहब्बत परवान चढ़ रही थी, जिससे वो दोनों ही वाकिफ़ हो चुके थे, मगर इजहार में दोनों ही कंजूस थे। तुमने ये हरकत क्यों की मीर? तुमने किसकी इजाज़त से इसको कॉल की? ये मेरा मसला है, मैं हल कर लेता। तुम जानते हो तुम्हारी ये बेवकूफ़ी हमारे कितने खिलाफ जा सकती है। अभी ऐसे ही वो नया डीएसपी पीछे पड़ा है आरिश के साथ मिलकर, और अब एक तुम नया तमाशा खड़ा करवाना चाहते हो। दिलावर शाह गुस्से से पागल हो रहे थे और पूरे कमरे के चक्कर लगा रहे थे। समझ नहीं आ रहा था क्या करे। इनके लाडले बेटे ने जो हरकत की, इसका खमियाजा इनको ही भुगतना पड़ेगा। दरअसल मीशा ने खुद आरिश को कॉल की थी, जिससे दिलावर शाह बेखबर थे। अभी मिठल के ज़रिए इन्हें इस बेवकूफ़ी का इल्म हुआ। मीशा नीचे सर झुकाए खड़ा था, मगर चेहरे पर शर्मिंदगी के कोई आसार नहीं थे। मैं क्या करता? नहीं देखा जा रहा था मुझसे? वो हकीकत से तो वाकिफ़ हो ही चुका था। फिर क्या करते आप? आपके ही घर में वो आपको सुनाकर चला गया, तब तो कुछ नहीं कर सके। वो बदतमीजी से कहता सामने पड़ी कुर्सी को ठोकर मारकर चला गया। पीछे वो दुख से बेटे को देख रहे थे जो बया था उन्होंने। वो अब काटना था। हराम की कमाई खाने वालों की औलाद शायद इसी तरह माँ बाप को रसवा करती है, मगर इनकी आंखों में अब भी दौलत और शोहरत की पट्टी थी, जो आसानी से नहीं खुलती। थोड़ा देर का गम मनाकर वो अब किसी को कॉल मिला रहे थे। और से सुना, मुझे आरिश एहसान चाहिए, मुर्दा हालत में। आज रात तक का टाइम है तुम्हारे पास। कल सुबह के अखबार में मैं इसके मरने की खबर देखूं, और एक सबूत नहीं छोड़ना, ताकि 10 साल तक अदालत में केस चलता रहे। सफाकी से कहते वो कॉल बंद कर चुके थे। जरनाश आंखें खोलो, वो चीख रहा था। अचानक एक और गोली आई और इसके बाजू को चीरती निकल गई। वो अपनी तकलीफ महसूस नहीं कर सका। वो सिर्फ जरनाश की बेजान होते वजूद को देख रहा था। बाहर निकलकर फायर किया, मगर वो गाड़ी जन से आगे बढ़ चुकी थी। आर्श और से बेगाना जरनाश को थपथपा रहा था। इसके जिस्म से बहता खून आर्श को मुसलसल अज़ियत दे रहा था। से लगा इसके जिस्म से किसी ने इसकी रूह को तकलीफ पहुंचाई हो। एक हाथ से रश ड्राइव करता, दूसरे हाथ से जरनाश के जख्मी वजूद को अपने हाथ से संभाले हुए था। इसकी आंखें तकलीफ से बंद हो रही थी। इसी हाथ से कॉल मिलाई, आंखें सुर्ख हो रही थी। अपनी नहीं, जरनाश की तकलीफ। इसे अपने सामने तड़पते देखना एक तकलीफ दा अमल था। हाँ उस्मान, अटैक हुआ है हम पर। हाँ मैं ठीक हूँ, मगर एक नज़र जरनाश पर डाली। बोलने में दिक्कत हो रही थी। जरनाश ठीक नहीं है, तुम डैड को बता देना। मुझ में हिम्मत नहीं है। हाँ मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। कॉल बंद करके वो अब तेज़ी से ड्राइव कर रहा था। इसने अपना नहीं बताया, क्योंकि अपनी तकलीफ़ का एहसास कब था इसे। इसकी तो जान जरनाश में अटकी थी। वो जैसे हॉस्पिटल पहुंचा, जरनाश को बाहों में भर लिया, जबकि खुद का हाथ खून से लिपटा हुआ था। उस्मान, नाइमा और हसन भी पहुंच चुके थे। आरिश पागल हो गए हो, अपनी हालत देखो। वो बगैर किसी को कुछ कहे हॉस्पिटल से बाहर जा रहा था। इसका बहुत खून बह चुका था। वो भी रूम में एडमिट था, मगर सब कुछ निकाल कर
वो हॉस्पिटल से बाहर था, उस्मान इसके पीछे था, मगर वो कब किसकी सुन रहा था। अजीब सा ही रवैया था, बिल्कुल चुप। नाइमा और हसन ने बहुत कुछ पूछा कहा, मगर वो सुन कब रहा था। वो तो बस इंतहाई निगहदाश्त में मौत और ज़िंदगी से जंग लड़ती जरनाश को ही देख रहा था। इसकी आती जाती सांसें सुन रहा था, कुछ याद नहीं आ रहा था। याद था तो बस इतना कि जरनाश मौत के करीब थी। वो अब गाड़ी में बैठ चुका था। उस्मान ने भी इसके पीछे गाड़ी निकाली, मगर वो आज सबको मात देता हुआ आगे निकल गया और इसी क्लब के पास पहुंचा जहाँ मीशा जाता था। आरिश को इल्म था कि वो यहीं होगा। इसने गाड़ी रोकी ही थी कि मीशा डगमगाता हुआ वहाँ से निकल रहा था। आरिश ने अपनी गन उठाई और जब चेक की तो वो खाली थी। शिट, लब नीचे गाड़ी स्टार्ट की और मीशा की गाड़ी भी स्टार्ट हो चुकी थी, मगर वो इस वक्त होश में नहीं था। इसे आरिश नज़र नहीं आया। उस्मान ने इसे गाड़ी स्टार्ट करता देखकर सुकून का सांस ली, मगर आगे देखकर इसकी जान निकल गई। आरिश ने मीशा की गाड़ी को बुरी तरह से हिट किया। मीशा जो पहले ही होश में नहीं था, एक खतरनाक टक्कर से इसके हाथ से स्टीयरिंग छूटा और गाड़ी उड़ती हुई बहुत दूर जा गिरी। शिट, उस्मान बाहर निकला। आरिश को बाहर निकाला, अपने साथी को इसकी गाड़ी पकड़ाई और इसका हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठाया। वो अपने होश में नहीं था, इसे सिर्फ जरनाश का खून नजर आ रहा था हर जगह। आर यू मैड? तुम जानते हो तुमने क्या किया है? उस्मान चीख रहा था, मगर आरिश कौन सा सुन रहा था। अचानक इसकी नज़र पड़ी तो वो बेहोश हो चुका था। इसने अपनी सारी ताकत सर्फ कर दी थी, बहुत खून बह चुका था, मगर इसने खुद को होश में रखा सिर्फ बदला लेने के लिए। उस्मान अफसोस से इसे देख रहा था, जाने दिलावर शाह क्या करते। अपने बेटे की हालत देख इससे हकीकतन अपने दोस्त की हालत उड़ा रही थी। इसकी दीवानगी ने इसे फैला दिया था। अगर जरनाश को वाकई कुछ हो गया तो उस्मान इससे ज़्यादा नहीं सोच सका। जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां नाइमा की हालत अलग ख़राब थी। एक तरफ बेटी जैसी बहू ज़िंदगी मौत की दरमियान थी और दूसरी तरफ अकलौता बेटा जाने कहाँ चला गया था। आर्श को बेहोशी की हालत में देखकर इनकी चीखें निकल गई थी। हसन साहब ने इन्हें संभाला, वही थे जिन्होंने खुद पर काबू पाया था। आरिश को फौरी तिब्बत इमदाद दी गई थी। ज़्यादा खतरनाक बात नहीं थी, सिर्फ खून ज़्यादा बहने की वजह से बेहोश हुई थी। इसकी ड्रेसिंग कर दी गई थी। अब वो होश में था, मगर अब भी कैफी पहले जैसी थी। जरनाश के पास जाना इसके अलावा कुछ नहीं। स्पार्ट सा चेहरा बनाकर इंतहाई निगहदाश्त के पास बैठा था, हाथ में पट्टी बंदी थी। जरनाश का ऑपरेशन हो रहा था, सब दुआ में मसरूफ थे। आरिश स्पार्ट सा बैठा यकटा के सामने देख रहा था कि डॉक्टर बाहर निकले। मरीज़ का ऑपरेशन कामयाब हो गया, मगर कमर में लगने वाली गोली पैरालाइज भी कर सकती है। अभी कुछ कह नहीं सकते, अगले 24 घंटे बहुत अहम है। जरनाश को होश अभी नहीं आया था। हसन और नईमा को समझ नहीं आया कि इस खबर पर खुश हो या दुखी, जबकि आरिश यूं ही स्पार्ट सा बैठा हुआ था। अल्लाह मेरी बच्ची को कुछ ना हो। हसन साहब के मुँह से बेसाख्ता निकला अल्लाह। अचानक आरिश चौंका, हाँ अल्लाह। दूर कहीं फजर की अज़ानियाँ हो रही थी। वो अचानक उठा, उस्मान फिर इसके पीछे लपका, मगर इसे मस्जिद में जाता देखकर सुकून का सांस लिए। वो अब तक वहीं था। इसने नाइमा और हसन को आरिश की हरकत के बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वो पहले ही परेशान थे। नाइमा तो रो रो के हलकान हो चुकी थी, मुसलसल जानमाज बिछाए दुआ में मसरूफ़ थी। कहाँ गया आरिश? हसन साहब ने थकन ज़दा लहजे में पूछा। मस्जिद गया है, उस्मान ने धीमे से लहजे में जवाब दिया। हसन साहब ने गहरी सांस ली और वहीं बैठ गए। एक तरफ जरनाश तो दूसरी तरफ आरिश। इसका रवैया इन्हें बहुत खौफनाक लग रहा था, बिल्कुल सर्द और खामोश। या अल्लाह रहम करना, वो दुआ गो थे। एक काम कहा था, वो भी ढंग से नहीं हो सका तुम लोगों से। दिलावर शाह धाड़ रहे थे, इसकी बीवी को मारकर कौन सा तीर मार लिया तुम लोगों ने। वो और भूखा शेर बन जाएगा। इसके सीने में गोली उतारने का कहा था। दफ़ा हो जाओ, चले जाओ यहाँ से, तुम लोगों को गोलियों से उड़ा दूंगा, समझे तुम लोग। अब वो परेशान से कमरे के गिर चक्कर लगा रहे थे। इनका बस नहीं चाह रहा था कि वो खुद जाकर आरिश को गोलियों से उड़ा दें। अचानक इनका फ़ोन बजा। मिठल, कॉल उठा और जो भी है कह देना कि मैं आराम कर रहा हूँ। मिठल ने कॉल उठा लिया। अब मुकम्मल बात करने के बाद दिलावर शाह को देख रहा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कितनी रूह फरसा खबर दिलावर शाह को कैसे सुनाए। क्या हुआ मिठल? किसकी कॉल थी? तुम हॉस्पिटल का क्यों पूछ रहे थे? एक अनजाने खौफ से इनकी आवाज़ कांप रही थी। साईं मीशा का एक्सीडेंट हुआ है, ड्रिंक करने की वजह से हॉस्पिटल से कॉल थी। दिलावर शाह के पैरों से ज़मीन निकली थी। कहाँ है मीर? लेकर चलो मुझे। वो अपने होश में नहीं थे। साईं संभाले खुद को। मिठल ने इनको संभाला। अब वो हॉस्पिटल में थे, जहाँ मीशा को बहुत बुरी हालत में लाया गया था। सब यही समझ रहे थे कि ड्रिंक की वजह से इसकी गाड़ी टकरा गई, क्योंकि गाड़ी की हालत इतनी बुरी थी कि कोई भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। वो इंतहाई निगहदाश्त में अकलौते बेटे को मरता हुआ देख रहे थे। इंसान अपने मामले में इतना खुदगर्ज क्यों हो जाता है? कुछ देर पहले ही वो दूसरों के बेटे को इसी जगह देखना चाहते थे जहाँ आज इनका अपना बेटा था, मगर अब तक इन्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ था। हम इंसान दूसरों पर जुल्म करते वक्त खुदा को क्यों भूल जाते? खुदा की लाठी बेआवाज़ है। जब इंसान को अल्लाह दौलत, शोहरत और ताकत देता है तो इंसान खुद को खुदा समझ बैठता है। लेकिन आज वो बेबसी की तस्वीरें बने अपने और कुत्ते बेटे को मशीनों से झगड़ा हुआ देख रहे थे। इनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। जो दूसरों को खून के आंसू रुलाता था, वो आज खुद रो रहा था। अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले। कितनी अजीब बात है। जिसने पूरी ज़िंदगी खुदा को नहीं माना, वो आज इसी खुदा से फरियाद कर रहा था। कल तक वो यही समझते थे कि ये ताकत दौलत इनकी मेहनत की बदौलत है और उन्होंने खुद हासिल की, और आज वो दौलत और ताकत के होते हुए भी अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, सिर्फ दुआ।
दुआ तो आर्श भी मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, फरियाद कर रहा था। वो मस्जिद में बैठा नमाज़ पढ़कर अब दुआ करने बैठा तो इसके आंसू नहीं रुक रहे थे। या अल्लाह मेरी ज़िंदगी ले ले मगर इसे बचा ले अल्लाह पाक। वो तो मासूम थी, इसका तो कसूर भी नहीं था। मेरी वजह से वो तकलीफ़ में यही चुभन इसे रुला रही थी। आरिश की वजह से जरनाश को तकलीफ़ सहनी पड़ी थी। अल्लाह इससे कुछ ना हो। रो रो कर जब वो थक गया तो उठ गया, मगर अब दिल में एक सुकून सा उतर गया था। पहले वाला सर्दपन ख़त्म हो चुका था, रोकर दिल हल्का हो चुका था। वो सुकून महसूस कर रहा था और अल्लाह से मांग कर दुआ मांगकर दिल को मुतमिन हो चुका था। अब वो हॉस्पिटल जा रहा था। सुबह की रोशनी निकलनी शुरू हो चुकी थी। अंधेरी और खौफनाक रात ढल चुकी थी। डैड, अब आप और मामा जाकर आराम कर ले, मैं हूँ यहाँ पर। अब वो हसन साहब के पास था। हसन साहब ने बेटे को नॉर्मल हालत में देखकर सुकून का सांस लिया था। वो जाना नहीं चाहते थे, मगर नामा की हालत देखकर उन्होंने जाने का फैसला किया। वो बिल्कुल नढाल हो चुकी थी। वो दोनों घर जा चुके थे। आरिश थका हुआ बेंच पर बैठ गया। आरिश, हौसला करो, अब मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ हालात कैसे हैं। पता नहीं मीर शाह जिंदा भी है या नहीं। दिलावर शाह को अगर कुछ भी पता चल गया तो हंगामा खड़ा कर देगा। उस्मान की बात से रात के तमाम वाक़े से याद आ गए कैसे इसने मीर शाह की गाड़ी को हिट किया। एक रब इसके चेहरे पर लहरा गया। मीर दिलावर का नाम याद करके उस्मान जा चुका था। वो अकेला था। डॉक्टर ने आकर कहा, आप देख सकते हैं इनको, मगर वो होश में नहीं है। आरिश अंदर आ गया, जहाँ वो मशीनों में जकड़ी सुकून से आंखें बंद किए हुए थी, इस बात से बेखबर कि इसकी जान किसी के लिए कितनी अहम है। इसे इस हालत में देखकर आरिश की आंखें फिर बरसने लगी थी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? अभी तो मुझे तुमसे ज़्यादा इजहार के खूबसूरत अल्फाज भी कहने थे। अभी तो मुझे तुमसे बहुत से वादे करने थे। अभी हमें एक साथ बहुत दूर तक चलना था। इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हो तुम? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम उठोगी। इसका इस तरह कहना वहाँ मौजूद नर्स और डॉक्टर को अश्कबार कर रहा था। नर्स हैरान थी कि इतना खूबसूरत शख्स इस आम सी लड़की के लिए रोना इसे रक्श में मुब्तला कर रहा था। दिलावर शाह, जो सुबह आरिश के मरने की खबर सुनना चाहते थे, आज हर न्यूज़ चैनल चीख कर एक ही खबर सुना रहा था कि मशहूर सियासतदान दिलावर शाह के बेटे का ड्रिंक की हालत में एक्सीडेंट। दिलावर शाह के इकलौते बेटे के गम में न डाला। हम आपको बताते चलें, इस बार मीर शाह भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। क्या इनकी इस हालत के बाद वो दोबारा सियासत में इन हो सकेंगे? किसी को भी इनके गम की परवाह नहीं थी। हर कोई सिर्फ ये जानने के लिए तजस्सुस में था कि मीर शाह को कुछ भी हुआ तो दिलावर शाह की सियासत के साथ मुतासर होगी। दिलावर शाह के पास मीडिया का एक हजूम था। सबके हाथ एक चटपटी खबर आई थी कि मीर शाह ड्रिंक करता हुआ गाड़ी चला रहा था। दिलावर शाह कुछ घंटों में ही निराल हो चुके थे। वो किसी के भी सवाल के जवाब देने की हालत में नहीं थे। मीडिया खुद क्यास राई करता रहा, यहाँ तक कि कुछ चैनल मीर शाह के कारनामे भी दिखाने लगे थे। दिलावर शाह ज़बान में कफर डाले बैठे थे। इन्हें अभी कुछ होश नहीं था। मीडिया जो इनके रौब से डरता था, आज इनकी खामोशी में शेर बना बैठा था। ज़ुबैर, बिलाल, आनिया और ज़ुहाब भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और हारिश का हौसला बना रहे थे। आनिया की भी जरनाश की ये हालत देखकर चीख निकल गई थी। कल तक ये मासूम लड़की कितनी खुश थी। ज़ुबैर, बिलाल और ज़ुहाब आरिश के पास थे। इनके पास अल्फाज नहीं थे, मगर आरिश का इनको देखकर हौसला बढ़ा था। इसके पास बहुत से लोग थे जो इसके अपने थे, इसके साथ खड़े थे। एक तरफ दिलावर शाह हॉस्पिटल में तनहा अकेले बेटे की बेबसी देख रहे थे। कोई भी इनको दिलासा देने नहीं आया था। मीडिया भी चीख का हलकान हो चुका था। अब सब ठंडा पड़ चुका था। किसी को परवाह नहीं थी। वो सोचों में गिरे बैठे थे कि डॉक्टर ने जानलेवा खबर सुनाई, मुआवजा हो गया है। दिलावर शाह, जो आपका बेटा ज़िंदा है, मगर सॉरी हम इनकी टांगों को नहीं बचा सके। अब ये अपने पैरों पर कभी खड़े नहीं हो सकेंगे। डॉक्टर जा चुका था, मगर दिलावर शाह का जहन वहीं अटक चुका था। इनका बेटा हमेशा के लिए मजबूर हो चुका है। दूसरों की औलादों को मौत के घाट उतारने वाले को आज अपने ही बेटे की तकलीफ तड़पा रही थी। दूसरों के लिए पत्थर जैसा शख्स अपने बेटे के लिए पिघला हुआ मोम बन गया था। मीर शाह वहीं बैठकर धाड़े मारकर रोने लगे। खुद को ताकतवर समझने वाला शख्स बेबसी की जिद्दी जागती तस्वीर बना था। इर्द गिर्द के लोग रहम की नज़र से इस शख्स पर डालकर आगे बढ़ रहे थे, जो दुनिया का कमज़ोर तरीन शख्स लग रहा था। आरिश मुसलसल हॉस्पिटल में मौजूद था, जबकि नाइमा और हसन भी आ चुके थे। कुछ खा लो आरिश, कल से तो कुछ नहीं खाया तुमने। ज़ुबैर आरिश के लिए सैंडविच लेकर आया था। नाइमा और हसन को ज़बरदस्ती खिलाकर अब इसको खिलाने पर बज़िद था, मगर आरिश के हलक से कुछ नहीं उतरा था। वो कैसे खा लेता, ऐसे बोलना बेकार था। डॉक्टर, इतनी ही देर में नर्स जरनाश के रूम से भागती हुई डॉक्टर को बुलाने के लिए गई। ये देखकर सबकी जान अटक गई। डॉक्टर फ़ौरन कमरे में गई, लेकिन जब वापस आए तो उनके जुमले से सबके चेहरों पर खुशी दौड़ गई। मुबारक को 24 घंटे से पहले ही पेशेंट को होश आ गया है। अब इनकी
जान खतरे से बाहर है। हाँ, मगर कमर में गोली लगने की बिना पर इनको चलने में अभी थोड़ी मुश्किल होगी, मगर ये इन पर है और फैमिली पर है कि कितनी जल्दी रिकवर करती हैं। वो लोग इजाज़त लेकर कमरे में मिलने गए, मगर आरिश नहीं गया। इसकी आंखों में नमी थी। वो सीधा मस्जिद गया। शुक्राने भी तो के नफल भी तो अदा करने थे जिसे मांगा था, जिसने इसकी सुन ली थी। अब तशक्कुर के आंसू थे जो नहीं रुक रहे थे। कमरे में हर फर्द के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। इतनी मोहब्बतें देखकर इसकी आंखें खुशी से नम हो गई थी, लेकिन निगाहें किसी की को तलाश करी थी। वो सब जा चुके थे। रात होने को आई थी। नामा बेगम इसके पास ही थी। अभी भी वो सूप लेकर आई थी। वो आरिश का पूछना चाहती थी, मगर एक झिझक सामने आ रही थी। दिल अलग उदास हो रहा था। सब तो कह रहे थे कि आरिश के दिल की हालत बहुत ख़राब थी। इसे याद आ रहा था कि ज़ुबैर कितना तंग कर रहा था इससे। भाभी, आपने मेरे दोस्त को बिल्कुल मजनू बना दिया है। सब हंस रहे थे। आरिश किस तरह पागल हो रहा था इसके लिए। वो फ़ख्र महसूस कर रही थी, मगर अब लग रहा था कि शायद सब इसे बुला रहे थे। आरिश को तो इसकी फ़िक्र ही नहीं थी। क्या सोच रही हो बेटा, बस कुछ दिन में ही तुम घर चली जाओगी, नामा बेगम प्यार से कह रही थी। वो इसके आंसू थे कि निकलने के तैयार थे। आरिश की बेरुखी से रुला रही थी। अच्छा, मैं नमाज़ पढ़ के आती हूँ। वो जा चुकी थी। जनाश की आंखें बंद होने लगीं। वो गुनगुनी में चली गई थी। कुछ ही देर में से चारों तरफ खुशबू महसूस हुई। इसने आंखें खोली तो देखा बेड के चारों तरफ ताज़ा फूलों के गुलदस्ते और विश कार्ड थे। हर फूल के गुलदस्ते में कार्ड थे। इसने चारों तरफ निगाहें की कि कौन आया था यहाँ। इसने कार्ड उठाया तो वो कोई लिफाफे की शक्ल में था, मगर जब खोलने लगी तो परत दर परत वो खुलता गया और चारों तरफ वो छोटे-छोटे लिफाफे बने हुए थे। जैसे ही वो जिस लिफाफे को खोलती, इसमें से इसकी हर मौके पर ली गई तस्वीर निकलती। वो मुंह पर हाथ रखकर खुशगवार हैरत से हर तस्वीर को देखती थी। तस्वीरें कब ली गई इसे पता नहीं चला। वो लॉन में किताब पढ़ रही थी और इसका मैसेज पढ़कर जब वो मुस्कुराई थी, और एक में वो टीवी देख रही थी उदासी सी, और कुछ आनिया की मंगनी वाले दिन की शर्माई हुई दुपट्टा सेट करती हुई अपने बालों को पीछे करती हुई। हर एक लम्हे की तस्वीर थी। इसके दिल की धड़कनें अचानक तेज़ हुई थी। लब्बों पर खिलती मुस्कुराहट थी और कार्ड के पीछे लिखा था, मेरी ज़िंदगी अब जल्दी से ठीक हो जा, क्योंकि तुम्हारे बगैर तुम्हारा ये पागल शौहर अब नहीं रह सकता। सो माय डियर वाइफ, मैं मिलने नहीं आ सका। अब रुखसती में ही मुलाकात होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर अब भी तुमको देखा तो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकूँगा। अपना ख्याल रखना। उफ! वो तहरीर पढ़कर गुलनार हो गई और कार्ड को सीने से लगा लिया। मुस्कान ने चेहरे का अहाता कर लिया था। इतनी ही देर में मित्तल ने बहुत मुश्किल से दिलावर शाह को संभाला था। वो मीर शाह से मिलने गए तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। सर भी पट्टी से मुकम्मल जकड़ा था। आंखों के पास भी ज़ख्म थे। खूबसूरत चेहरा बिगड़ कर हैबतनाक मंजर पेश करा था। दिलावर शाह के एक बार फिर आंसू निकल गए, जबकि मीर शाह पर दौरे पड़ रहे थे। वो खुद को इस हालत को कबूल नहीं कर पा रहा था। हाथों से हर चीज़ उठाकर फेंकता, चीखता, पूरा स्टाफ जमा हो जाता। इसे काबू करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी थी, क्योंकि हॉस्पिटल के स्टाफ को नुकसान पहुंचा रहा था। दिलावर शाह और इकलौते बेटे की इस गम में न डाल हो चुके थे। अब ना सियासत में हिस्सा लेते, ना किसी चीज़ में। उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा ले लिया था। सिर्फ बंद कमरे में पड़े रहते और मीशा एक मेल नर्स के रहमो करम में चीखता रहता। जरनाश हॉस्पिटल से आनिया के घर आई थी, क्योंकि रुखसती की तारीख तय हो चुकी थी। रुखसत होकर वो हसन के घर आती। आरश से अब तक मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन रोज़ विशकार लाजमी मिलता। इसको चलने में अभी मुश्किल होती। व्हील चेयर में होती या किसी के सहारे खड़ी हो जाती। ज़्यादा चलना मुश्किल था इसको। इस बात का किसी ने एहसास होने ही नहीं दिया। भले से ये वक्ती था, मगर वो परेशान होती भी तो कोई ना कोई इसके पास होता। इससे सोचने का वक़्त ही नहीं मिलता। आनिया तो इसके पास ही थी। बिलाल और ज़ुबैर भी दिन का ज़्यादातर हिस्सा इसके साथ ही गुजारते। कभी तीनों की लड़ाई होती, कभी तीनों माजी को लेकर बैठ जाते, कभी किसी की शामत आती, कभी किसी की। वो हंस कर पागल हो जाती और आनिया इसके मुस्कुराहट को मोबाइल के कैमरे में कैद कर लेती और आरिश को व्हाट्सएप पर भेज देती और आरिश इसकी हर तस्वीर को अपने जहन में नक्श कर लेता। इस तरह रुखसती का दिन आ पहुंचा। जरनाश मेहरून और फाइन कलर के लहंगे में वाकई कोई नाजुक सी परी लग रही थी, तो दूसरी तरफ आरिश भी हल्की सुरमई कलर की शेरवानी में गजब ढा रहा था। जब जरनाश को स्टेज पर लेकर आया गया तो आरिश लम्हे के लिए सब कुछ भूल गया था। कितने दिन बाद देख रहा था दुश्मने जान को, और वो इतनी हसीन लग रही थी कि नज़र हटाना मुश्किल था। इसने बढ़कर जरनाश को थामा। कोई नहीं पहचान सका कि जरनाश को चलने में मुश्किल हो रही है। वो सही की तरह साथ साथ था। इसके आज लग रहा था जैसे जरनाश और आरिश बने ही एक दूसरे के लिए है। दोनों एक साथ अच्छे लग रहे थे। दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे थे। मेरी ज़िंदगी बनने का बहुत शुक्रिया। इसके कान में सरगोशी करता हुआ सीधा हुआ। जरनाश को लग रहा था कि इसकी ज़िंदगी मुकम्मल होगी। शायद खुदा ने बहुत ज़्यादा नवाज दिया था। वो जितना शुक्र अदा करती कम था। 6 साल बाद मिसिज़ आरिश, आप कब तक फ्री होंगी? वो क्लास लेकर बाहर निकल रही थी कि आरिश के मैसेज से इसके होंठों पर मुस्कुरा बिखर गई। आपके लिए तो मैं हमेशा फ्री हूँ मिस्टर आरिश, मुस्कुरा के साथ जवाब देकर अब वो कॉलेज से निकल रही थी। जानती थी वो गेट पर होगा। जरनाश एक कॉलेज में लेक्चरार थी। ऐसा सिर्फ इसलिए किया था ताकि जरनाश के अंदर एतमाद पैदा हो।
आरिश चाहता था कि इसके गैर मौजूदगी में भी वो हालात का सामना कर सके। वो घबराई सी लड़की आज आरिश के साथ पूरे तमाशी पूरी दुनिया में सर उठाकर जी रही थी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम करती जैसे ही अगली सीट पर बैठी वैसे ही किसी ने इसकी आंखों पर हाथ रख दिया। मुश्तबा बेटे आप हैं? मैं मामा ने पहचान लिया। अब इसने मुस्कुराकर अपने 4 साला बेटे की हाथ चूमे। पापा मामा ने फिर पहचान लिया। अब वो खफासा बैठ चुका था। आरिश और जनाश इसकी हरकतों पर मुस्कुरा रहे थे। मेरी प्रिंसेस कहाँ है? वो अपनी दादी और दादा के साथ आपके लिए सरप्राइज़ केक बना रही हैं। वाह, मेरे लिए केक बनाएगी? जनाशा हंस रही थी। पापा ये सरप्राइज़ तो नहीं हुआ, आपने बता दिया। बिल्कुल मेरा बच्चा, तुम्हारे पापा का सरप्राइज़ ऐसा ही होता है। दोनों माँ बेटे मिल गए। घर चलो, मेरी प्रिंसेस मेरा साथ देगी। तीनों हंस रहे थे। घर आ चुका था। जैसे ही जनाश ने कदम रखे चारों तरफ फूल की बारिश होगी। हैप्पी बर्थडे टू यू। आरिश भी इसके साथ मिल गया। जनाश की आज बर्थडे थी। आनिया भी जुहाब के साथ मौजूद थी, जबकि 1 साला मुसफ़रा अपने छोटे छोटे हाथों से केक खिला रही थी। नाइमा और हसान खुशी से अपनी खूबसूरत फैमिली को देख रहे थे। जनाश और आरिश साथ खड़े और आरिश की सरगोशी आज भी जारी थी। गुज़रे वक्तों ने दोनों की मोहब्बत को और बढ़ा दिया था। सच कहते हैं कि जो हमारी किस्मत में होता है वो हमें मिलकर रहता है। हम किसी को अपनी मर्ज़ी से हासिल नहीं कर सकते। हर इंसान को इसके नसीब का मिलता है। दौलत भी शोहरत भी सब अल्लाह के हाथ में है। वो देता है तो वापस भी लेता है। तो यहाँ पे नावल ख़त्म हुआ। नावल का नाम है किस्मत की लकीरों में और इसकी राइटर हैं फ़िज़ा अरशद। एक सिंपल सा क्यूट सी स्टोरी थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर आप मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।